मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है 1 से 50 आर्टिकल की बात तो यही है, और ये एक दिन में समाप्त नहीं होगा क्योंकि संविधान का 30-40% हिस्सा यही है। ठीक है, तो क्या क्या करना है ध्यान दीजिए सर। संघ सरकार में आपका सर्वप्रथम पे आती है आपके पास बेटा जी कार्यपालिका, और कार्यपालिका जब मैं आपको प्रमुख भाग पढ़ा रहा था तब मैंने कार्यपालिका में बताए थे 3 लोगों के नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्यपालिका में आपके पास आया था राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या प्रधानमंत्री। आर्टिकल याद है आपको? आर्टिकल में बताया था सिंपल सा 5 6 7 2 3 4 है ना। तो आपके पास 52, 63 और आपके पास 74। कोई पूछे प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? 74 में, उपराष्ट्रपति 63 में और राष्ट्रपति 52 में। अब एक सवाल कभी कभी बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है, ये सब इसके अंदर एरो को ध्यान दीजिए, ये सब इसके अंतर्गत ही है। इसको बोलते हैं भाग आपके पास 5वां, ठीक है। 52 से 151 ये तो 74 तक है, बहुत छोटे बहुत कम आर्टिकल है, ठीक है। अगला अगला कोई पूछे कार्यपालिका का आर्टिकल कहां से कहां तक आता है तो तुरंत बता देना। कार्यपालिका का आर्टिकल ओवरऑल बता देना 52 से लेके 78 तक आता है। अच्छा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। अब इसके नीचे आओ, ठीक है, हमको आज करना है ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए, अब कोई तुमसे पूछे अगर ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो राष्ट्रपति कितने आर्टिकल में आता है तो बता देना। राष्ट्रपति आपके पास आता है 52 से लेके 61 आर्टिकल तक। पावर तो राष्ट्रपति की बहुत है, पर सबसे मेन आर्टिकल जो होते हैं 52 से 61। 3 चीज सीखी, भाग 5 52 से 151, कार्यपालिका 52 से 78, कार्यपालिका की अंग 3 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, आर्टिकल 52 63 74। आज पढ़ना है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति 52 से 61, ठीक है। इतनी अभी चीजें हमने सीखी है और समय इसमें लगेगा। मैंने पहले ही बोला था आपको शुरुआत में, संसद टॉपिक और भाग 5 समाप्त कराने में ही हमें समय लगता है, बाकी भी समय नहीं लगता क्योंकि ये टॉपिक अपने में सर्वोपरि टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा एक बात बिल्कुल भ्रम कर लो, दिमाग से लग कर लो, बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कोर्ट किसमें, सुप्रीम कोर्ट किसमें, राष्ट्रपति किसमें, उपराज्यपाल किसमें, महान्यायवादी किसमें, तो महाधिवक्ता किसमें, बड़ा एर फेर कर देता। तुम एक पहले साड़ी बना दो तो ये अपन को चीजें सेट कर देगा, तुम्हें ये पता चल जाएगा हम आने वाले 4-5 दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके पास संघ सरकार, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके पास राज्य सरकार, ठीक है। मैं फिर से इसमें टिक लगा रहा हूं, बस तुम्हें ये पढ़ना है। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुमने ये पढ़ लिया, इसके लिए आपको इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगला पहला पॉइंट मैं यही लिख दूं, इसको बोलते हैं भाग 5, इसको बोलते हैं आपके पास भाग 6, ठीक है, जो आगे है, ठीक है, क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है। इसमें सब बस समझ लीजिए, आप बस एक दो चीज पढ़ाऊंगा जो काम है, बाकी सब तुम्हारे इसमें करो ना। ये सीधी भाग 6 स्किप कराया जाएगा आपको, इसके मतलब पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि सबने प्रश्न इससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो वो क्लियर है, ओके। और सर्वाधिक प्रश्न इसी से आते हैं। अच्छा, क्या क्या की पहले भाग 6 समझ लो, भाग 5 समझ लो, तो आप बोलोगे इसी में हमें मिलेंगे राष्ट्रपति साहब, और कौन मिलेगा तो बोलिएगा इसी में मिलेंगे हमें कौन, उपराष्ट्रपति साहब। अच्छा, इसी में, हाँ यस इसी में। और कौन मिलेगा तो इसी में मिलेंगे हमें प्रधानमंत्री जी, और इसी में मिलेंगे हमें आपके पास कौन, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद कौन मिलेगा, इसके बाद हमें आपके पास इसी में मिलेगा महान्यायवादी, ठीक है, जिन्हें सरकार का वकील कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट को हमेशा आज पेपर में आया, सरकार ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि समलैंगिकता की, मैंने बोला ना आपको 3 दिन पहले बताया था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में द्वंद्व चल रही है एक बात को लेके। सुप्रीम कोर्ट पक्ष में है कि समलैंगिकता को बढ़ावा दिया जाए, लड़का लड़का लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। भारत सरकार पक्ष में नहीं है, तो भारत सरकार ने आज अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप समलैंगिकता का कानून हमारे पर छोड़िए, हमें जो बना बात नहीं बेटा,
हमारी पर छोड़िए, जो हमें बनाना होगा वो बना लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज के 5 से 6 दिन पहले सरकार को चेतावनी भी दी थी, हमें मत सिखाइए कि कोर्ट कैसे चलानी है। और आज संसद में वही कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पर छोड़ दो, तुम ना बोलो बीच में। यही कहने का मतलब, अब जो आगे होगा तो देखा जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग, और तब संविधान में बड़ी समस्या हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट संसद की नहीं सुनती और संसद सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से तानावाना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी यही होता है जो सरकार की बात रखे, इसको कहते हैं सरकारी वकील। ठीक है, महान्यायवादी की बात और क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है केयर आप पढ़ के आए ना। जब शुरुआत में बताया था मैंने कि पूरे भारत सरकार की 3 ही संस्थाएं हैं जिसे भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र निकाय की दर्जा दिया है, केयर, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी। अगर आपके पास आइए और क्या पढ़ना है इसमें, तो आप बोलिएगा और इसमें पढ़ना है संसद। अच्छा, सभी संसद इसी में आएगी या इसी में आएगी। इसके अंदर क्या पढ़ना है, लोकसभा प्लस आपके पास राज्यसभा। और क्या पढ़ना है, और हमको पढ़ना है संसद के अंतर्गत आने वाली सांसदों की पावर। अब लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब तुम्हें इसी में मिल जाएंगे। लोकसभा का चुनाव कब होता है, राज्यसभा, अस्थायी सदन, स्थायी सदन क्या है, सभा, इसी में मिल जाएगा। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमको अंतिम चीज आपके पास कि भैया सर्वोच्च न्यायालय कि इन सब का आपके पास कौन सुनवाई करता है, तो आंसर देना हमें सर्वोच्च न्यायालय। बस आपको इतना पढ़ना, और ये पढ़ लिया तो तुमने ये पढ़ लिया। क्यों, जो जो राष्ट्रपति के पावर है उसी प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों में मुखिया होता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बाद आपके पास नीचे आइए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के स्थान पे राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद आपके पास और मुखिया आपके पास होते हैं उप मुख्यमंत्री। ठीक है, यहां पर होता है महान्यायवादी, तो स्टेट का भी यूपी सरकार को भी तो कोर्ट में केस लड़ना पड़ता होगा, तो बार बार तो योगी जी जाएंगे नहीं। जिस प्रकार मोदी जी नहीं जाएंगे तो मोदी जी इनको पहुंचाएंगे, तो योगी जी भी तो किसी को पहुंचाएंगे, और भी स्टेटों के मुख्यमंत्री किसी को पहुंचाएंगे। तो बोलोगे हाँ, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आपके पास महाधिवक्ता। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, सांसद होते हैं, तो अपने यहाँ भी कुछ होती होगी, तो बोलिएगा अपने यहाँ आपके पास क्या होती है, विधानसभा होती है। ठीक है, आपके पास विधानसभा, विधायक। ठीक है, अब विधानसभा में आपके पास क्या होता है, उच्च सदन, निम्न सदन, इसमें भी होता है। कुछ स्थान में विधान परिषद भी होती है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, मतलब इसी में हमको क्या पढ़ना है, इसी में पढ़ना हमको विधायक, और इसे पढ़ना संसद। इनकी सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय, इनकी सुनवाई आपके पास कौन करता है, तो बोलेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके पास, हाई कोर्ट, और इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति बामन से लेके 61 है ना, सभी आर्टिकल में है राष्ट्रपति के। आपके देश का प्रथम नागरिक है। चलिए एक एक आर्टिकल लेते हैं। आर्टिकल 52, ध्यान दीजिए पहले। आर्टिकल 52 ये कहता है राष्ट्रपति का पद कहां से लिया। ठीक है, अब बेटा वैसे नहीं, अच्छे समझना बहुत ध्यान से। चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये समझ में जाना। बस यहां पर एक देश है आपके पास जिसका नाम है ब्रिटेन, और एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। जब इंडिया संविधान बना रहा था तो इंडिया ने कई देशों को खंगाला। तो आपको अच्छे से पता है ब्रिटेन से पूरी की पूरी एक प्रणाली ली गई, जिस प्रणाली का नाम है संसदीय, और अमेरिका से उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, ये सब लिया गया। ठीक है, मूलत कारक, वो बात की चर्चा, अपन को ये समझना है ना। तो जब भीमराव अम्बेडकर ने दोनों स्थान की मेन चीज बस समझो बेटा, लिखना नहीं है, लिखना तुम्हें एक ही लाइन लिखाऊंगा कहां से लिया गया, समझ लो बस। ठीक है, बिल्कुल ये सब नहीं लिखना। जब भीमराव अम्बेडकर ने देखा अच्छे से, तो भीमराव अम्बेडकर ने दोनों का अध्ययन किया, क्योंकि यही विकसित देश थे उस समय। आज भी इन्हीं का जलवा है। आप लोग किसी को सुनो लंदन जा रहे तो लगता है यार लंदन जा रहा, अमेरिका जा रहा अमेरिका, दुबई, ईरान इतनी इज्जत नहीं करते जितना अमेरिका लोगों की इज्जत है। अमेरिका से आया भाई, बड़ा आदमी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना। जब ब्रिटेन से लिया तो अम्बेडकर साहब ने देखा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है,
तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक होता है राजा और रानी, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। और जब अमेरिका में इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, अमेरिका में होता है राष्ट्रपति। इन्होंने कहा यार क्या करें, राष्ट्रपति तो लेना है और राष्ट्रपति तो यहां है ही नहीं है, यहां है राजा रानी। तो ना तो इन्होंने इसको लिया पूरा, अगर इसको पूरा लिए होते तो आज आपके देश में प्रधानमंत्री का पद ही ना होता, और ना तो इसको लिया पूरा, समझ के चलना बहुत अच्छे से। अगर इसको 100% लिए होते तो तुम्हारे देश में राष्ट्रपति ना होता, राजा रानी होते, ठीक है। अब क्या करें, तो अम्बेडकर साहब ने बीच का दिमाग लगाया। इन्होंने मेन चीज देखी, इन्होंने कहा देखो इस राजा रानी का चुनाव ब्रिटेन में लोकतंत्र के द्वारा होता है, लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा। अब जनता इसको मान कर लेती है कि ये भाई रानी है, ऐसे करके आपके पर रानी है, तो ये रानी मतलब जनता की इच्छा कहीं ना कहीं है, उसे लोकतंत्र कहा जाएगा। फिर अम्बेडकर साहब ने एक चीज और देखी कि ये रानी कब तक रानी बनी रहेगी या राजा। तो इन्होंने जब इनका संसदीय नियम पढ़ा तो उसमें ये लिखा था जब तक रानी समाप्त नहीं हो जाएगी, मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक उसको पद से नहीं हटाया जाएगा, मतलब जीवन पर्यंत। अम्बेडकर ने कहा जी नहीं करना, लेना तो ऐसे ही है लेकिन ऐसा नहीं करना अपने देश में कि जब तक राष्ट्रपति मर ना जाए तब तक वो राष्ट्रपति, तो ऐसा ना देश फिर गुलाम हो जाए। तो अम्बेडकर ने फिर इसका देखा, इन्होंने कहा इनका क्या होता है, इन्होंने कहा देखो इनका भी चुनाव होता है लेकिन इनका चुनाव भी होता है लेकिन इनका समय निश्चित होता है, 5 वर्ष इतने वर्ष, ठीक है। अम्बेडकर ने कहा दोनों को लेंगे, मेरी बात सुनना, दोनों को लेंगे। इस राष्ट्रपति के पास शक्ति बहुत है लेकिन 5 साल के लिए है, इस रानी के पास शक्ति नहीं है और लेकिन जनता इसको मानती है। तो हमें अपना ऐसा राष्ट्रपति बनाना है आर्टिकल 52 में जिसके पास शक्ति ना हो ज्यादा लेकिन जनता उसे स्वीकार करे और समय समय पर उसका चुनाव होते रहे, जिसको इंडिया में कहते हैं गणराज्य, ठीक है। तो हमने अम्बेडकर ने इसका चुराया समय, शक्ति नहीं ली और नाम ले लिया राष्ट्रपति, और अम्बेडकर ने इसका चुराया लोकतंत्र, ठीक है। और ये शक्ति की शक्ति नहीं देना राष्ट्रपति को ज्यादा, एक राजा रानी के रूप में रहेगा लेकिन नाम ये रहेगा, पावर इनकी रहेगी, नाम इनका रहेगा, दोनों का कंबाइंड। और इंडिया में जो राष्ट्रपति बना वो दोनों को लेके बना, ठीक है, ओके। इसलिए इंडिया में जो चुनाव होता है वो गणराज्य 5-5 वर्ष में होता है और 5-5 वर्ष में आपके राष्ट्रपति जी बदले जाते हैं, यह पुनः निर्वाचन दोबारा होता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन 5 ही वर्ष के लिए बनते हैं। दोबारा तुम जीत के आ जाओ तो सही है लेकिन 5 ही वर्ष के लिए रहोगे, 5 वर्ष बाद दोबारा होगा। आर्टिकल 52 हमने अच्छे से समझ लिया, बस तुम्हें अपनी बुक में इतना लिखना है, ठीक है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 आपके पास कहता है कार्यपालिका, इसमें सिर्फ ध्यान देना। अब कार्यपालिका को पढ़ के आ गए, ये मेरे 3 नाम लिखे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 2 के बीच द्वंद्व है, उपराष्ट्रपति के बीच में द्वंद्व है ही नहीं है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मैं ये कह दूं कि उपराष्ट्रपति का पद होता ही नहीं है तो ये गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति तो रिजर्व में डरा रहता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। जब राष्ट्रपति किसी कारण से अपना पद, सुनना अच्छे से, जब राष्ट्रपति अपने पद का वहन न कर पाए तब वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। मतलब वो एक दिन के लिए भी उपराष्ट्रपति नहीं रहता, नाम है सिर्फ उपराष्ट्रपति नाम। सवाल को थोड़ा हल्का करते हैं। अपन हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक होता था क्लास मॉनिटर, कक्षा प्रमुख, और एक होता था उप कक्षा प्रमुख। तो उप कक्षा प्रमुख कभी कक्षा प्रमुख के पद में आता ही नहीं था। उप कक्षा प्रमुख कभी भी क्लास में उप कक्षा प्रमुख की भूमिका निभा ही नहीं पाता था।
और जब तक कक्षा प्रमुख है तब तक उप कक्षा प्रमुख 0 0। और कक्षा प्रमुख आज क्लास में नहीं आ पाया, उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उप कक्षा प्रमुख के रूप में काम नहीं करेगा, डायरेक्ट काम करेगा कक्षा प्रमुख के रूप में। वैसे ही है उपराष्ट्रपति रिजर्व है, या तो वो शून्य होगा या तो वो सीधा राष्ट्रपति होगा। यहाँ लड़ाई है दो शब्दों की। कौन कौन शब्द की याद रखिएगा, एक लड़ाई है राष्ट्रपति की और एक लड़ाई है प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की कहीं नहीं है। कैसी लड़ाई है बस इसको याद रखना। तो लड़ाई है इनकी आपके पास उसकी द्वंद्व की कि पावर किसके पास कितनी, जिसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बोलिएगा राष्ट्रपति हमारे देश का केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, बस। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति हमारे देश का केवल औपचारिक प्रमुख होता है, दूसरा। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रपति हमारे देश का केवल ऑफिशियल प्रमुख होता है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति हमारे देश का केवल राज्य प्रमुख होता है, बस। ठीक है, मतलब ये है राष्ट्रपति साहब। क्वेश्चन आते हैं भारत का औपचारिक प्रमुख कौन, विगत दीजिएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वगैरह वगैरह। फंस जाओगे अगर सही से ना पढ़ोगे। औपचारिक नाम का, ठीक है, राष्ट्रपति। हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन, संविधान का मुखिया राष्ट्रपति। हमारे देश का, ठीक है, नाम मात्र प्रमुख कौन, नाम मात्र प्रमुख कौन, तो आपको आंसर देना है यही राष्ट्रपति। हमारे देश का राज्य का प्रमुख, हमारे देश का प्रमुख कौन, ये क्वेश्चन घुमा के पूछे। हमारे देश का सरकारी प्रमुख कौन, सरकारी, जिसके कहने पे पूरी सरकार हिल जाए, जिसके कहने पे सभी सेना आगे पीछे आपके पास है पावर। पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री। हमारे देश का रियल प्रमुख कौन, रियल, वास्तव में हीरो, प्रधानमंत्री। हमारे देश का वास्तविक प्रमुख कौन, तो आंसर बताना है ये, ठीक है। हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन, का नाम का नहीं, नाम का नहीं कि नाम के राजा, कार्यकारी प्रमुख। तो कार्यकारी प्रमुख कौन आपके पास, प्रधानमंत्री। ये 3-4 क्वेश्चन है जो अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। आर्टिकल आपके पास 53। आगे बढ़िए, आर्टिकल आपके पास कौन सा, 54, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको ऐसे समझ लो अपने घर में, जैसे मान लो, ठीक है, अब आपके 3-4 भाई है या भाई बहन है या पिताजी है, ठीक है, दादा आदा है। अब मान लीजिए आपका भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे निकल गया, कल के दिन घर में जितने फैसले होना होंगे इकोनॉमी संबंधित मेन वाले, वो सबने फैसले वही करेगा जो अच्छी पोस्ट में है, क्योंकि उसके पास दम है पैसे की। अब तुम कितना ही बोलते रहो, नहीं पापा ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो पिताजी कहते ठीक है, लाओ बेटा 2 लाख रुपए आप कराते हैं, तुमको आप दांत दिखा देना है। तो नाम का प्रमुख और काम का प्रमुख इकोनॉमी, तो प्रधानमंत्री। आर्टिकल आपके पास 54, आर्टिकल 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन सा, निर्वाचन। अब इसको समझिए, बड़ी कंफ्यूजन होती है। आगे तो यार ये तो पता ही नहीं चलता राष्ट्रपति के चुनाव कब हो जाता है, वास्तव पता नहीं चलता। आपको नगर निगम में चुनाव है रात में 11 मई को, जगह जगह पता है सबको नगर निगम का चुनाव है, ठीक है, नगर निगम का चुनाव पता है आदमी को 11 मई का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा था, हमें पता भी नहीं चलता राष्ट्रपति चुनाव हो जाता। क्यों, क्योंकि आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते ही नहीं हो। आप वोट देते हो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं देते, इसलिए आपको पता नहीं चलता, ठीक है। अब हो गया, फिर निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, सिर्फ चुनाव बता रहा हूं मैं, चुनाव कैसे होता वो नहीं, वो आर्टिकल 54 में है ही नहीं चुनाव कैसे होता। आर्टिकल 54 ये कहता है चुनाव में कौन कौन वोट देगा। 3 शर्तें। पहली शर्त, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लेकिन संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। बस तुमको क्रॉस का चिन्ह ध्यान दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर, संसद में जीते हुए सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं।
अगला आ जाओ, मैं भी समझा दिया उसको। अगला संसद। अब राज्य में आ जाओ, तो राज्य में भी पढ़कर आए कि राज्य में विधानसभा होती है। तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके पास शामिल होंगे, लेकिन मनोनीत प्लस आपके पास विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। सॉरी गलत हो गया, ठीक है, निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे प्लस विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अब क्यों, हमें इसका समझ आ जाएगा, मैं एक साथ बताऊंगा तीनों, ठीक है। तीसरा जाओ, तीसरा नियम केंद्र सरकार की, ठीक है, दिल्ली पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र आपके पास शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य आपके पास क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। अब समझ लो, बस ये 3 लाइन समझनी है, कहानी खत्म। रटोगे फंसोगे। निर्वाचित सांसद की नहीं होते, लोकसभा का होता कि नहीं होता, मनोनीत होते, कहां तक रटोगे, ठीक है। विधान परिषद में होता कि नहीं होता, क्या ये लफड़ा। अब सुनिए लफड़ा क्या है। जब अंबेडकर जी कानून बना रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि चुनाव में कहीं पर भी तराजू में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति के मन में कभी भेदभाव होना चाहिए कि ये ऐसा कर दो, ठीक है। ध्यान दो, राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से वोट वही देगा जो राष्ट्रपति से डरता नहीं होगा। तो राष्ट्रपति से कौन डरेंगे, राष्ट्रपति से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद नहीं डरेंगे, और वो सांसद नहीं डरेंगे जिसको जनता ने जिताया हो, उन्हें काहे का डर। राष्ट्रपति खुद गुस्सा हो जाए, काहे का डर, उसमें को काहे का दिक्कत, हम ही को चुनाव लड़ेंगे, हम ही को जनता जिताएगी कि राष्ट्रपति जिताएगी, हम ही को जनता नहीं डरना, तुम्हें वोट देने का अधिकार है। लेकिन इस सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करे, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, 12, ठीक है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अम्बेडकर कितना दूर का सोच रहा, इन 12 लोगों तक का सोच लिया उसने। कब, 1950 में संविधान बन के समय उसने सोचा, राष्ट्र, बिल्कुल आराम समझना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को चुनेगा, लोकसभा में सीटें होती हैं 550, राज्यसभा में सीटें होती हैं 250, और राज्यसभा में 12 लोगों को चुनेगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए राष्ट्रपति उन 12 लोगों को चुने जिनसे राष्ट्रपति की अच्छी बनती हो और ना भी बनती हो, राष्ट्रपति तुम्हें राज्यसभा का सदस्य बना दे, तुम्हें सांसद बना दे, तो तुम तो राष्ट्रपति की ऋणी हो जाओगे, और जब ऋणी हो जाओगे तो कल की राष्ट्रपति को वोट देने की बात आएगी तो तुम राष्ट्रपति को अपना एहसान चुकाओगे कि राष्ट्रपति जी आपने हमें सांसद बना दिया था, हम तुम्हें इनको वोट देंगे। ये तो चुनाव में धोखा हो जाएगा, इसलिए अम्बेडकर साहब ने मनोनीतों को कह दिया तुम्हें वोट नहीं देना। बस आगे समझ में, ठीक है। तो बस याद रखिए, सीधे क्या बोलोगे, संसद की दोनों सदन शामिल होते हैं, और क्या बोलोगे, मनोनीत नहीं होते। कोई पूछे क्यों, समझा देना काहे नहीं होते। आगे आ जाओ। अब अम्बेडकर ने कहा दिल्ली तो देख ली, अब राज्य देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां कुछ हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है। राज्य में सभी की सभी क्या है, विधानसभाएं, लेकिन कुछ राज्य इतने बड़े हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ में क्या है, विधान परिषद है। विधान परिषद मतलब ऐसे समझ लो, लोकसभा, राज्यसभा। अभी ये मैं समझना कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, जब ये पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे केवल राष्ट्रपति, ठीक है, तब विधान परिषद। तो लिखने में देखा इंडिया के 28 राज्यों में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो लिस्ट बनी, तुमने कहा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। इनने कहा गड़बड़ हो जाएगा। अम्बेडकर ने कहा कैसे गड़बड़ हो जाएगा, देखिए उप राष्ट्रपति का विधानसभा वाले भी वोट डालेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये वाले भी डालेंगे, राष्ट्रपति में बिहार की विधानसभा वाले भी डालेंगे, विधान परिषद वाले भी डालेंगे। तो अम्बेडकर ने कहा ये तो गलत हो जाएगा, किनके साथ,
28 राज्यों में 6 रख कर दो तो गलत हो जाएगा आपके पास किसके साथ, 22 राज्यों के साथ। 22 राज्यों में जी कौन सी बात हो गई, उत्तर प्रदेश का ज्यादा पावर चलेगा राष्ट्रपति में। एक आदमी खड़ा, 2 आदमी खड़े हैं, एक परिवार में 10 लोगों का वोट है, एक परिवार में 3 लोगों का वोट है। दोनों आदमियों की ये कोशिश रहेगी ये 10 लोग मान जाए, 3 का क्या करना, 3 ना भी दे, 10 में 3 चली गई, 7 से तब भी जीत जाएंगे। ठीक है, तो यही अम्बेडकर ने सोचा। अगर इनको शामिल कर लिए इन राज्यों की विधान परिषदों को भी, तो पूरे देश के सांसद या प्रधानमंत्री ये प्रयास करेंगे या राष्ट्रपति कि हमें ये 6 राज्य बस हमें वोट दे दे, बाहर में जाए गोवा, आपके पास गुजरात दे चाहे न दे, हम तो जीते जाएंगे। अम्बेडकर ने नहीं, अम्बेडकर इतना लापरवाह आदमी नहीं हो सकता। जब उसने 12 आदमी को अलग कर दिया, अम्बेडकर ने कहा देखिए जिन जिन राज्य में विधान परिषदें हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी विधान परिषदें शामिल नहीं होंगी, उनकी विधान परिषदें केवल विधानसभा शामिल होगी, सो हो जाने दो। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने कहा केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां पर चुनाव होता उन्हीं वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश निकले, एक का नाम है दिल्ली और एक का नाम है क्या, पांडुचेरी। इन्होंने कहा तुम और शामिल हो जाना, मतलब राष्ट्रपति में केवल 3 लोग वोट देंगे। टोटल कहानी का निष्कर्ष, पहला संसद के दोनों सदन, दूसरा राज्यसभा की विधानसभाएं, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश 2 दिल्ली और पांडिचेरी। उसका अपोजिट देखो, कौन वोट नहीं देगा, संसद के मनोनीत, राज्य की विधान परिषद बस वोट नहीं देंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, बस समझ में आ गया, रखने वाला काम नहीं। सिलेक्टेड आदमी वोट देगा, नॉन सिलेक्टेड वोट नहीं देगा, मनोनीत नहीं देगा, और विधान परिषद आपके पास नहीं देगी वोट। ठीक है, ओके। तो आपने 52 पढ़ लिया था, 53 पढ़ लिया था, और 54 पढ़ लिया था, और 55 पढ़ लिया था, 4 पढ़ लिए थे। 52 का मतलब होता है सीधी बात है पद, ठीक है बस। 53 का मतलब आपके पास होता है कार्यपालिका, कि भैया उसका कार्यपालिका में कितना रोल है। तो मैंने सब बता दिया था, नाम मात्र का, वास्तविक, औपचारिक, ऑफिशियल, रियल, किसको क्या कहते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो सीधी बात है निर्वाच्य सदस्य, मनोनीत नहीं, ठीक है। और 55 में आपके पास होता है चुनाव का आपके पास तरीका। तो मैंने कल बता दिया था, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। और जो निर्वाचन है इसको कहते हैं एकल हस्तांतरण वोट, कि एक विधायक के अंडर पे कितने वोट चले जाते हैं। वो कल समझ लिए थे कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन कुल विधायक इनटू 1000, ठीक है। यहां तक की कहानी हम कल समझ चुके थे। आगे चलना है आर्टिकल आपके पास 56। अब बहुत ध्यान से सीधे समाप्त कराता हूं, पहले मैं 61-62 तक जो भी इसके है, ठीक है। और सभी मोस्ट है, मैंने कल भी आपसे कहा था, कोई मत समझिए कि कोई नहीं, 4-5 आर्टिकल नहीं बने तो नहीं बने, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। भाग 5 क्योंकि तुम्हें भाग 6 पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हें सीधे भाग 8-9 और सीधे वो 15-12 17 राजभाषा और 18 संशोधन और टॉपिक समाप्त संविधान का, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल आपके पास 56 ध्यान दीजिए। 56 आपके पास क्या कहता है, कार्यकाल, ठीक है। 57 आपके पास क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन, पुनः आपके पास निर्वाचन। 58 आपके पास क्या कहता है, योग्यता, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, और पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति कितने बार अपना दोबारा चुनाव लड़ सकता है। और 58 के बाद आपके पास आता है 59 में आपके पास आता है दशा को हम हिंदी में बोल सकते हैं शर्तें, इंग्लिश में कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है भाई, नहीं बनेगा या बनेगा। 59 के बाद आपके पास आता है 60 में बिल्कुल सीधा है शपथ। और 61 में आपके पास आता है जिसका नाम है महाभियोग, ठीक है। आज इतना पढ़ना है, अभी तो फिलहाल इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब सोच लो आप, कोई भी शब्द तुम्हें हल्का नहीं लगेगा। राष्ट्रपति के शपथ प्रश्न आते हैं,
महाभियोग से बिल्कुल आते हैं। राष्ट्रपति की कंडीशन से बिल्कुल कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, गारंटेड आती है राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है। आपके पास पूरा निर्वाचन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कार्यकाल तो पता होना चाहिए। चलिए तो एक एक उठा देते हैं, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपके पास कार्यकाल, यहां तक की कल कहानी समझ चुके थे, ठीक है, अच्छे समझना है। कार्यकाल बोलिएगा, हमारे देश में इंडिया में जो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल, ठीक है, तो इतनी बात सीधी है। अगला आपके पास अब कार्यकाल में तरफ नहीं जानना, दो चीज और जाननी है, प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, इतना रद्दी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, वो तो बच्चे को पता होता है, प्रधान का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, नगर निगम के अध्यक्ष का कार्यकाल, अपनी इंडिया में सीएम ईएम सबका कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है, ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को कब समाप्त कर सकता है, ठीक है, मतलब यह राष्ट्रपति को पद से क्या हटा सकते हैं, केवल 2 ही कंडीशन है ऐसी जहां पर राष्ट्रपति को पद से अपना पद समाप्त कर सकता हो या पद से हटा सकते हैं। पहली कंडीशन सुन लीजिए, पहली कंडीशन है राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे दे, किसको, तो आंसर दीजिएगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है, ये याद रखना, सीधा प्रश्न आ गया। अब सोचो त्याग पत्र का कोई आर्टिकल नहीं है कि आप अलग से पढ़ते बैठो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है या ये किसको देता है, नहीं, आर्टिकल नहीं है, इसी में जानकारी है। तो आपको सीधे बोलना है राष्ट्रपति का जब मन भर जाए, राष्ट्रपति को लगे अब नहीं बनना मुझे राष्ट्रपति, या मुझे आने वाले 5 साल में 3 साल हो गए, 2 साल मुझे नहीं करना शासन, उसका मन है भाई नहीं करना, तो त्याग पत्र दे सकता है। कभी कभार खुद का, कभी कभार दूसरी चीजें हो जाती हैं कि मान लीजिए उसको या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा, तो उसको लगा यार छोड़ दो, तो त्याग पत्र दे सकता है। एक तो ऐसा है, बड़ी संभावना कम होती है इसकी, इतना बड़ा देश का 140-42 करोड़ की आबादी में प्रथम नंबर का नागरिक है, भरपूर सुविधाएं हैं, ऐसा व्यक्ति क्यों छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ता है। तीसरा मतलब दूसरा कारण होता है केवल एक, ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, आप बोलोगे महाभियोग कि राष्ट्रपति कोई गलत काम कर जाए, ठीक है, या किसी कारण से संविधान का उल्लंघन करने लगे, ठीक है, तो उसको संसद हटा सकती है, संसद, विधानसभा नहीं, संसद हटा सकती है, तो महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक अपने देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति ने ऐसा कोई गलत आचरण नहीं किया है कि जो देश के लिए बदनामी हो। अपने देश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, अमेरिका में ये बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका तो हमेशा चलता रहता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप पे एक से एक केस लगा देते हैं। एक आपके पास एवरेज की गर्ल्स थी, उसने केस लगा दिया था कि इस राष्ट्रपति ने मेरा यौन शोषण किया है, तो राष्ट्रपति पर ऐसे भी केस लगते हैं, लेकिन ये इंडिया है, तो इंडिया में आपके पास ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज तो ये है। अब महाभियोग अभी यहाँ पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में, आगे बढ़ जाओ, कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 57 बिल्कुल अच्छा, कि पुनर्निर्वाचन कितने बार, मानो राष्ट्रपति है, उसका बार बार मन कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं राष्ट्रपति बनूं, ठीक है, तो कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो बोलिएगा हमारे, नहीं ध्यान दीजिए, हमारा संविधान राष्ट्रपति कितने बार, मतलब बारंबार कितने बार बन सकता है, इसमें हमारा संविधान मौन है, साइलेंट है। अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा। अब ये मत कहना कि अंबेडकर साहब ये इतना बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट क्यों भूल गए भैया। अंबेडकर साहब 1 से लेकर 395 तक के आर्टिकल बना रहे हैं, बेचारे का दिमाग और चीजों में ये नहीं बताते फिरेगा कि राष्ट्रपति कितने बार चुनाव, अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, उसने अंबेडकर साहब ने राष्ट्रपति को राजा का दर्जा दिया था और ये कह दिया था कि 5 साल में आप रहेंगे, बाकी आप देख लेना, ये नहीं बताया कि कितने बार। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति अनेक बार बन सकता है, अनेक बार, और उसकी मर्जी है तो जीवन भर चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हर 5 साल में उसे चुनाव जीतना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो उतरे ही नहीं सीट से, 5 साल में चुनाव समय कार्यकाल, दोबारा जीत के आ जाओ बन जाओ, तिबारा जीत के आ जाओ बन जाओ, चौथी बार आ जाओ आ जाओ। अब मन में एक सवाल आएगा कि आप तक कोई ऐसे राष्ट्रपति थे क्या जो 2 या 3 बार बने हो, एक ही राष्ट्रपति हुए अपने देश के केवल, जी बिल्कुल, उनका नाम था क्या, राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति। अब इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने, तीसरी बार चुनाव हार गए थे क्या, नहीं, राजेंद्र प्रसाद ये उस जमाने के नेता थे जो अपने अलावा देश का भी भला करना बहुत अच्छा तरह जानते थे। जब इनको पहली भाई देश आजाद हुआ 47 में, 50 में संविधान लागू हुआ, इनको बना दिया राष्ट्रपति।
अब भाई जब राष्ट्रपति बना दिया तो किन की औकात है राजेंद्र प्रसाद जी को इनको कहेंगे भैया आप पर छोड़ दो। 5 साल किया, फिर अगले 5 साल किया, अब तीसरी साल भी कोई उनको बोलने वाला नहीं था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को ये लगा कि यार ये तो गलत हो जाएगा, संविधान में कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक राष्ट्रपति बने रहूं और किसी को भी दर्जा देना चाहिए। तो उस समय के नेता और आज के नेताओं में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये तब के नेता थे, इन्होंने स्वतः खुद से दूसरी बार के बाद तीसरी बार नहीं बने थे, स्वयं से, ये मत कह देना हार गए थे, खुद छोड़ दी थी सीट। ऐसे ही आपके आदरणीय थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उनको जब प्रधानमंत्री भवन दिया गया, आपके पास सब पूरा आवास, सरकारी आवास दिया गया, त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं रहूंगा, इस आवास में जहां पर इतने लग्जरी कमरे बने हैं। आज मेरी जनता भी आजाद हुई है, 10 इतना हुआ, मेरी जनता भी किसान है, अधिकांश गांव में रहती है, घर नहीं है, और मैं उनका प्रधानमंत्री इतने बड़े भव्य महल में रहूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री सरकारी आवास के बगल में एक छोटा सा अपना स्थान बनवाया था, उसमें रहे थे जब तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो तब के नेता और आज के नेता में अंतर है। तो आप ये बोलिएगा ऐसा है, कोई पूछे पुनर्निर्वाचन कितना तो बोल देना अनेक बार। अगला कोई तुमसे क्वेश्चन घुमाकर पूछे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के बारे में क्या बोला गया है, तो बोलिएगा पुनर्निर्वाचन के बारे में मौन है, संविधान में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की थीम तो उन्होंने अमेरिका से ली और पूरी की पूरी जो कार्यप्रणाली को ब्रिटेन से उठा ली। तो अमेरिका में कल पढ़े थे हम पद में, ठीक है। तो अमेरिका में कैसा होता है तो बोलिएगा अमेरिका में आपके जो राष्ट्रपति बनते हैं, कोई भी राष्ट्रपति हो अमेरिका में बने, बराक ओबामा चाहे कोई भी, वो मैक्सिमम कितनी बार बन सकते हैं, 2 बार। उनके संविधान में लिखा है कि अधिकतम कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। उदाहरण माननीय बराक ओबामा 2 बार बने थे। कितने कितने समय का कार्यकाल होता है, 4 समय का, ठीक है। तो आप बोल सकोगे 8, मतलब सीधी कहानी है, एक बार के राष्ट्रपति का अमेरिका में 4 साल का होता है, ठीक है, अपने आप 5 का, समझ लिया। यस, योग्यता जो कि राष्ट्रपति कौन कौन बनेगा, मान लो कल के दिन आपका बुद्धि ठनकी, आपको लगा बहुत हो गया लेखपाल की तैयारी, अब सीधा वहां राष्ट्रपति बनेंगे देश का, ठीक है। तो क्या आप बन सकते हो, देखो योग्यता क्या है। तो बोलिएगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति बनने की 3 योग्यता है। नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो तो तुम हो ही, कौन रोक लेगा, आधार कार्ड है आपके पास, भारत के नागरिक हो। दूसरा, ठीक है, आपका जो आयु है वो 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी नहीं है तो हो जाएगी आज आने वाले कुछ समय में, तब बन लेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। कौन सी दिक्कत है, आप नहीं, मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूं, तो कुछ अधिकांश की तो होगी ना 35 प्लस, ठीक है। तो आयु होनी चाहिए। तीसरा आपके पास शर्त है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने की, मतलब चुनाव लड़ने के लिए शर्तें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत घटिया शर्त है, मतलब ये किसी काम की नहीं है, बेकार है, फालतू। क्यों, लोकसभा की, जैसे मान लो आपको लगा हमें सांसद बनना है पुष्पा सिंह चंदेल जैसा, ठीक है, अभी सब पढ़ेंगे अपन लोकसभा में सांसदी में, अभी यहां समझ लो। तो सांसदी के लिए केवल 2 ही शर्तें हैं, एक क्या, भारत की नागरिक, और दूसरी तुम्हारी उम्र होनी चाहिए 25 प्लस, ठीक है। सांसद का फॉर्म तुम भर सकते हो। अब आप ही बताओ, ये तुमने भारत का नागरिक इसमें कह दिया पहले से, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, ठीक है। और दूसरा आपने ये कह दिया 35 साल की उम्र, तो मेरे भैया अगर कोई बंदा 35 साल का हो गया होगा तो 25 से तो हुक ही आया होगा, ऐसा तो होगा नहीं होगा उसका डायरेक्ट 24 साल से सीधे 35 हो गया होगा। तो तुम उसको रीचेक करो कि कहीं तुमने बीच में 10-15 साल जंप तो नहीं मार दी, ठीक है। भगवान थोड़ी ना जंप मार देगा, 25 के बाद 26-27 ऐसे ही पहुंचोगे ना 35 तक। तो ये शर्त एक प्रकार की बेमतलब की है आपके संविधान में। तो वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए केवल 2 ही शर्तें इंपॉर्टेंट है, एक नागरिक और 35 वर्ष। अब मतलब हम फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन गड़बड़ी हो जाएगी। अब जरा देखना, अगर ऐसा होता तो आप एक अंदाजा ले लो, अभी राठी में नगर निगम का चुनाव देख लो, राठ कितना छोटा शहर है, 15-16 लोग खड़े हैं अध्यक्षी पद पर, और सभासदी की तो बात ही न करो, अगर लिस्ट बना दो तो हर मोहल्ले में 10-15 निकल आएंगे पार्षदी की, ठीक है। अब सोचो, अब अगर इंडिया में कल के दिन घोषणा हो जाए कि 2025 में चुनाव होना है राष्ट्रपति का,
142 करोड़ की आबादी है इंडिया में, और 142 करोड़ और कहीं 142 करोड़ में आपके 1 लाख लोगों ने भी फार्म भर दिया कि मुझे राष्ट्रपति बनना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। किन को दिक्कत हो जाएगी बता सकते हो कोई? किन को दिक्कत हो जाएगी? चुनाव आयोग को क्यों दिक्कत हो जाएगी? चुनाव आयोग पे क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों लोगों को चुनाव करा दे, यार उनको कहा है 1 लाख ही लोग तो है, भर दो। विधायक को क्यों दिक्कत हो जाएगी वोट देने में? दिमाग लगाओ। हाँ, तो तर्क शक्ति सोचा करो, तब दिमाग में समझ चिपक जाएगी चीज सीधे। क्यों दिक्कत हो जाएगी? याद करो चुनाव का तरीका। चुनाव का तरीका क्या होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ए नंबर का व्यक्ति, बी नंबर का सी, डी ई एफ जी। फिर उसके बाद तुम रैंक भरोगे, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 लोग खड़े, 6 नंबर। अब जरा दिमाग लगाओ, कहीं इंडिया में 1 लाख लोगों ने फार्म भर दिया तो चुनाव आयोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 लाख का नाम भर देगा, मोहन, पप्पू, गोलू, फूलू, सोलू, लोलू, लोई कैसा, ठीक है, 1 लाख लोगों का। अब चुनाव कहेगा वोट देने आओ। अब वोट देने कौन आएंगे? लोकसभा की सांसद, राज्यसभा की सांसद और आपके विधायक जी और आपके वो केंद्र शासित प्रदेश के विधायक। सोचो जरा कितना बड़ा डेरिंग आदमी आएगा वोट देने, कम से कम 3-4 टोनार की जूस पी के आएगा वो। उसे पता है कि मुझे 1 लाख लोगों की नंबर भरने हैं, ठीक है, वो कहेगा हाँ भैया। अब पर्चा मिलेगा 1 लाख की लिस्ट आपकी पूरी। अब वो भरेगा पहले नंबर पे जे, दूसरे पे जे, तीसरे पे जे, 5095 में जे, 9899 में जे, 99,997 में जे, बीच में कहीं गिनती भूल गई, फिर गड़बड़ा जाएगा वो, ठीक है, तो पागल पड़ जाएगा। और पता नहीं कि 3 दिन तो पर्ची भर रहा बैठ के, ठीक है, तो वो बड़ी दिक्कत है। अम्बेडकर समझ गए दिक्कत हो जाएगी देश में। ऐसे तो बहुत पागल सन की बहुत है ना देश में। 1 लाख का मैं कह रहा हूँ, इतनी छूट हो, 1 लाख में 1 करोड़ लोग फार्म भर देंगे देश के राष्ट्रपति बनने का। रिक्शा भारत तक भर देगा, वो कहेगा मोनू को बनना राष्ट्रपति, ठीक है। अब ध्यान देना, अम्बेडकर ने शर्तें लगा दी, बहुत पावरफुल शर्तें लगाई। उसने कहा देखो इतना तो होना चाहिए, 2 चीज और फॉलो होना चाहिए। क्या? इन्होंने आपके पास ये कह दिया, एक चीज ये फॉलो होनी चाहिए, तुम्हारी संसद में 50 प्रस्तावक और आपके पास 50 अनुमोदक पहली नाम पे तो तुम्हारा समर्थन करें। हमारी बात सुनना, अम्बेडकर साहब कहते 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, मतलब मैं अगर सीधी सीधी भाषा में कहूं तो कुल मिला के 100 सांसद पहले ये कहे कि ये व्यक्ति को चुनाव राष्ट्रपति का लड़ना चाहिए, तब तो तुम्हारा फार्म भरा जाएगा। केवल 100 सांसद, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। और आप जानते हो लोकसभा में जो आपकी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जैसे कितने सांसद बैठते हैं? सीटें हैं 550, और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो है 250। टोटल अगर आप जोड़ लो तो तुम्हारे पास सांसद हो गए लगभग 800। और 800 में 100 सांसद तो पहले ये कहे कि इस व्यक्ति को चुनाव का फार्म भरना चाहिए और साइन करे अपना, तब वो फार्म भर पाएगा। अब आप ही बताओ, यहां आप और हमारी एक सांसद से तो पहचान नहीं होती सही से। आपके पास मान लीजिए अगर आप हम बात तो एक आदि बंदा यहाँ पर होगा जो ये कहती कि हम पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमारा फोन उठा लेंगे, ठीक है, हम लोग कहें एक सांसद, ठीक है। 100 सांसद को कैसे जानोगे? तो 90 इंडिया की 95% जनता तो सिमट गई। वो 100 सांसद से पहचान, अगर उसकी एक सांसद से पहचान हो, अरे यहाँ पे अगर आदमी की मनी सम्राटी से सही से पहचान हो जाए ना तो बालू को ठेका चलाने लगता है वो दूसरे दिन, ठीक है। आदमी कहता है विराट जी के आदमी है हम, कौन रोक लेगा हमको? तो सोचो जिसकी 100 सांसदों से पहचान होगी कितना पावरफुल आदमी होगा। तो इंडिया की जनता तो सिमट गई पूरी की पूरी। अब लेकिन इंडिया की जनता को नहीं समझाना था, बड़े आदमी को भी देखना था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आपके पास अंबानी, इन सब, इनकी तो एक सांसद से फोन मिला दे, 10-15 सांसद इनका फोन उठाएं, इतनी पहचान है इन सब लोगों की। अब इनकी इतनी पहचान है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,
योगी जी मुख्यमंत्री, इनकी तो पहचान होगी, ये तो आम जनता नहीं है, ये तो वीवीआईपी लोग हैं, इनकी पहचान होगी। तो कितने सांसद से पहचान होगी? कर लो बेटा, तुम खूब बड़े शाहरुख खान हो, ठीक है, पूरे बॉम्बे के सांसद से पहचान होगी, और क्या कर लोगे? ठीक है, 100 सांसद थोड़ी ना तुम्हें जानते रहेंगे, 100 सांसद जानने के लिए तुम्हें डायरेक्ट पहचान चाहिए प्रधानमंत्री से, और 100 सांसद में तुम्हारी पकड़ है अभी, तो तुम तो सरकार गिरा दो कल के दिन प्रधानमंत्री की, तो तुम वैसे ही इतने वीवीआईपी आदमी होगे कि तुम ये हीरोगिरी छोड़ के नेतागिरी करोगे। ठीक है, तो 100 सांसद, अगर 100 सांसद तुम्हारी बात सुनते हैं तो तुम्हें फोन पे कहना है, हाँ बीजेपी की सीटें कितनी है? 304, प्रधानमंत्री कितने बनता है? 274 में 25 सांसद तुमने कराओ, बीजेपी देखना प्रधानमंत्री मोदी अपन को फोन करेंगे। अगर तुमने 30 सांसद को कह दिया निकल छोड़ दो पार्टी, गिर गई बीजेपी सरकार, तो इसका मतलब 100 सांसद की पहुंच अच्छी अच्छी वीवीआईपी के पास भी नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो इतने सांसद पे पहुंच सिलेक्टेड लोगों के पास होगी, जैसे पीएम साहब हो गए, आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पहुंच होगी। जब उनको प्रधानमंत्री बनाया था सांसदों का, 300 सांसदों का, राहुल गांधी विपक्ष पार्टी, इन लोगों की होगी। इसका मतलब राष्ट्रपति का फार्म वही भर पाएगा जिनको ये कहेंगे। तो प्रधानमंत्री एक एक को तो कहेगा, 5 को थोड़ी ना कह देगा, अपने एक ही आदमी को तो बोलेगा। राहुल गांधी विपक्ष पार्टी वाला भी तो एक एक को कहेगा, और मान लो मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी, लोगों की थोड़ी पहचान है, 2-3 को और कह देंगे। मुश्किल से फार्म भरते हैं राष्ट्रपति के 2 या 3 लोग, या मैक्सिमम 4 लोग, क्योंकि इसलिए आदमी फार्म नहीं भरता ना, विपक्ष का आदमी खड़ा कराता, क्योंकि उसे पता है कि वोट 100 सांसद भर से 9 जीत जाना, टोटल में से कितनी वोटिंग आपके पास हुई उनसे जीतना है। ठीक है, तो जिनको प्रधानमंत्री कहेगा वही सांसद उसको वोट दे देंगे, तो जीतेंगे भाई। इसलिए फार्म आपके पास सिलेक्टेड लोग भरते हैं। तो आप बोलिएगा 3 फॉलो करते हैं, भारत का नागरिक और 35 वर्ष उम्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शर्त है। 50 सांसद और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आगे बढ़िए, 59 शर्तें। अब देख लीजिए शर्त भैया इधर कि राष्ट्रपति की और शर्तें क्या है। अब इतना बन नहीं, और भी फिल्टर शर्तें देखी जाती, जैसे आप मान लो कल के दिन पुलिस का फार्म निकला कांस्टेबल का, मैंने क्या बोला कि बहुत अच्छे से समझिएगा और व्यवहार समझिएगा, सभी चीजें बड़ी मोस्ट हैं। अगर मैं एक एक लाइन बोल के निकल लेता ना अब तक तो सब उड़ जाएगा। तो ऐसे तो आपके लूसेंट में भी लिखा हुआ यही चीज है, तो पढ़ लेना। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आर्टिकल आपके पास 60 दशा शर्तें। आपका पुलिस का कांस्टेबल का फार्म निकला तो ये तो होगी मेन योग्यताएं। मेन योग्यता मतलब आपका हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, अगर एसआई का फार्म निकला तो ग्रेजुएशन प्लस होना चाहिए मेन। उसके बाद कुछ शर्तें भी तो होती हैं। शर्तें कैसी होती हैं? अगर आप पुलिस का फार्म डाल रहे हो तो विकलांग नहीं होना चाहिए, आंख कमजोर नहीं होना चाहिए, मेडिकल व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, लंबाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति की ये तो होगी मेन योग्यता, हाई स्कूल इंटर जैसे ग्रेजुएशन जैसा, ये 2-3। अब निम्न शर्तें जैसे आपकी होती, लंबाई कहीं कम तो नहीं है, आंख में कहीं चश्मा तो नहीं लगता, कहीं मेडिकल से बाहर तो नहीं जाएगी, कहीं उंगली विकलांग तो नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से राष्ट्रपति की कुछ शर्तें हैं, 2-3 शर्तें देख लीजिए जो मेन शर्तें। पहली शर्तें, जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जाए तो 15,000 रुपए जमा करेगा आरबीआई में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत तौर पर। तो ये कोई बड़ी शर्त नहीं है, सब कोई कर देगा। मेन शर्त देख लो, छोटी मोटी तो है। अब ये थोड़ी ना कि एसआई में सबकी लंबाई ना मिलेगी, 158 सेंटीमीटर लड़कों की मिल जाएगी, लेकिन कुछ तो निकलेंगे, तो वही कुछ वाला। राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा इस पगले को बैठा दो, ठीक है, अब वो राष्ट्रपति दांती दिखा रहा, ठीक है, कोई आया तो ताली, तो देश की छवि कैसी होगी? बेकार होगी। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको राष्ट्रपति बना दे, ये बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री अगर आपकी पहचान हो, प्रधानमंत्री अगर आपको सोच रहे कि राष्ट्रपति बनाना है तो यूं उठा के राष्ट्रपति बना दे, बड़ा भी नहीं लगे उसको। ठीक है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ऐसी अनाप शनाप व्यक्ति को बना दे तो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए कि बैंक से करप्टेड है, उसके पास पैसे ही नहीं है, सब उधार लेके रखा है, घर और सब बिकाऊ हुए, नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, और बड़ी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री। एक बार का बहुत अच्छा वाक्य है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे फोन मिलाया
अब्दुल कलाम आजाद को, ठीक है, जब उनको राष्ट्रपति बनाना था, ठीक है, समझ लीजिए वो उस समय प्रोफेसर, अपने क्लास प्रोफेसर थे, तो क्लास ले रहे थे, फोन आया पीएम ऑफिस से, ठीक है, उनकी सचिव भागते चले आए, जो इस कॉलेज के प्रोफेसर के जो कार्य करते थे, सर आपको पीएम ऑफिस से फोन आया। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा मैं अभी उनसे कह दीजिए मैं अभी क्लास ले रहा हूं, मैं अभी बात नहीं कर सकता, क्लास के बाद मुझे फोन करें। सोचो, प्रधानमंत्री के फोन को डिलाई कर दिया, ठीक है, ये चीज। अब वो प्रधानमंत्री भी बहुत समझदार था, अब ऐसे नहीं थे आप सुना कि ऐसे कैसे कर दिया, उठा लो आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिल्कुल, वो शिक्षक है, वो अपना शिक्षक का काम कर रहे हैं, मैं कुछ समय बाद फोन कर लूंगा। दोबारा फोन पहुंचा, ठीक है, तब बने थे राष्ट्रपति। ऐसा होता है सिलेक्टेड आदमी। तो बोलिएगा पागल और दिवालिया चाहिए, ये तो बड़ी सिंपल है। एक में क्वेश्चन बहुत फंसा देता है कि और क्या चाहिए, यहां पर स्टार लगा देता हूं, लाभ के पद में शामिल ना हो, ठीक है। इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछे था बच्चों से कि लाभ का पद क्या होता है। सुनिए, वो तुमसे क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो तुम लाभ के पद में शामिल नहीं होने चाहिए, मतलब तुम्हें लाभ के पद, अब लाभ के पद में रहोगा कंफ्यूज। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद में एक लाइन बोल दे रहा हूं आपको, सीधी सीधी समझ जाइएगा। लाभ का पद का मतलब होता है जहां पर सरकार तुम्हें अपना सरकारी वेतन देती हो, बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान कह रही है। संविधान ने कहा लाभ का मतलब, लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी। अगर तुम सरकारी नौकरी करते हो तुम राष्ट्रपति का फार्म नहीं भर सकते। अगर तुम्हें राष्ट्रपति का फार्म भरना है तो पहले सरकारी नौकरी को छोड़ो, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, यहां पर उन लोगों को छूट दे दी, किन लोगों को? जैसे मंत्री हो गए, आपके राज्यपाल हो गए, आपकी उपराष्ट्रपति हो, नेता, उनको सरकार ने कहा तुम लाभ के पद में शामिल नहीं हो। ये भेदभाव किया गया है अपने साथ। आप ही बताओ, एक कांस्टेबल कितना कमा लेता होगा महीने का? 36 हजार वेतन रहता है, 10-15 हजार मान लो ऊपर पट्टी कमा लेता होगा। ज्यादा करप्टेड होगा तो फिर वो दूसरी बात हो जाती, ठीक है। ये मैं न्यूनतम बता रहा हूं, तो उसको लाभ का पद मान लिया संविधान में। और एक नेता, वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सड़क मंत्री, ऊर्जा विभाग मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना। इनको क्या माना? समाज सेवा। इनको माना समाज सेवा। संविधान कहती है ये समाज सेवा कर रहे, ये बेचारे 1 रुपया नहीं कमाते, ये दिन रात पसीना बहाते भारत की जनता के लोगों की सेवा के लिए, ठीक है, ये लाभ का पद नहीं है। अब भाई साहब इससे फर्क क्या पड़ेगा? बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर इनको राष्ट्रपति बनना है तो वित्त मंत्री, मान लो राष्ट्रपति सोच रहे, तो वित्त मंत्री को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति का फार्म भर दे, जीत गए तो राष्ट्रपति बन जाए, नहीं जीते तो वित्त मंत्री बने हुई, ठीक है, और जीत गए तो राष्ट्रपति बन जाओ, मंत्री के पद छोड़ देना बाद में। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। भारत की आम जनता अगर राष्ट्रपति के फार्म के बारे में सोचे तो पहले सरकारी जॉब को लात मारे, पहले त्याग पत्र दे, फिर भरे फार्म। जीत गए तो राष्ट्रपति बनना कटोरा उठा लो, कहेगी तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनमें राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति, बनना फिर मंत्री तो हो ही, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, हाँ, और शर्त देख लो। अब ये शर्तें के साथ कुछ सुविधाएं भी देख लो, सुनने बड़ा अच्छा लगेगा। जो राष्ट्रपति इसी में है कंडीशन में, जब कभी आप फार्म भरो कांस्टेबल का तो सब लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है लंबाई इतना, फिर नीचे भी लिखा रहता है आपकी मन पसंदीदी बातें क्या लिखी रहती हैं? आपका वेतन 2400 ग्रेड पे पर महीना दिया जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए आपका इतना सर्विस दी जाएगी। अच्छा लगता है सुनने में। ऐसी राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा रहा, सुनिए, इतने के बाद लिखा रहा था अगर राष्ट्रपति साहब आप राष्ट्रपति बन गए तो सर्वप्रथम आपको राष्ट्रपति भवन, जो 300 प्लस 350 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, वो तुम्हें बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल मुफ्त। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, महीने का 1 रुपया बिल्कुल फ्री, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अब मन में ये आता होगा 350 कमरे हैं, राष्ट्रपति कौन कौन में रहता होगा? ठीक है, एक ही में रहता है वो,
ठीक है। बाकी किसके लिए होता है? गेस्टों के लिए। मान लीजिए विदेश मंत्री आए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए, ईरान के कोई आया, दिन भर देखते हो ना ये बाहर के राजदूत आए, एम्बेसडर आए, इनके लिए कम से कम 50-100 कमरे ब्लॉक होते हैं। और कहां जाते? 200 कमरे। एक कमरा में पूरा रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी रहते हैं, दूसरे में जल सेना के, थल सेना के, वायु सेना के, पूरा का पूरा सरकारी विभाग का एक एक क्वार्टर कार्यालय वहां खुला होता है, ठीक है। और बीच में सितंबर अक्टूबर, मुझे समय याद नहीं आ रहा, लगभग अभी बीच का राष्ट्रपति भवन आप लोगों के लिए भी खोला जाता है 1 महीने के लिए, जहां पर व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में उनकी उद्यान देख सकता है। उद्यान मतलब फूल पौधे बगीचा, कैसे एक से फूल फुलवाड़ी सब कुछ बढ़िया। मात्र 365 दिन में 15 से 25 या 30 दिन के लिए खुला जाता है आम जनता के लिए, कि वो भी तो देख ले हमारे राष्ट्र के पिता कहां रहते, ठीक है। राष्ट्रपति भवन ये फ्री। अगला, तुम्हारा वेतन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गार्ड ये बिल्कुल मुफ्त होंगे, ठीक है। तीसरा, सबसे बड़ी पावर, देश के ऊपर कितना बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी, कभी भी राष्ट्रपति के वेतन को कम नहीं किया जाएगा, कभी भी, पद पर रहते हुए भी। समझ में आई मेरी बात? कितना भी कोरोना काल आ जाए, सरकार एक आदेश निकालेगी, आज से सरकारी जॉब करने वाले एसआई, टीचर, डॉक्टरों को वेतन बंद, ठीक है। तो वेतन बंद हो जाएगा और तुम जॉब भी नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन चाहे देश बिल्कुल बर्बाद हो जाए, राष्ट्रपति का वेतन नहीं रोका जाएगा। चौथी शर्त आपके पास आ जाऊं, जब राष्ट्रपति 5 साल पूरे कर लेगा, ठीक है, तो मान लीजिए उसका 5वें साल के 12वें महीना में 10 लाख का वेतन है, मान लो, तो 10 लाख जितना भी वेतन है, उस वेतन का आधा उसको पेंशन दी जाएगी जिंदगी भर, ठीक है। आपके पास अगर 10 लाख का वेतन पहुंच गया एंड में, तो 5 लाख हर महीना राष्ट्रपति के पेंशन चलेगा, जब तक राष्ट्रपति जी जिंदा हैं, ठीक है। अब तुम इस बात से ऐसे समझ लो, अगर ये तो बहुत बड़ा पद बता रहा हूं मैं, अगर एक सांसद, तुम एक दिन के लिए सांसद बन जाना की वजह से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल अगर सोच ले कि आपको 2 दिन के लिए सांसद बना दे किसी कारणवश, तो अगर आपके नाम के आगे सांसद लग गया तो जीवन भर, चाहे 2 दिन के लिए नहीं, चाहे 1 दिन के लिए बनो, ठीक है, जीवन भर तुम्हें पेंशन मिलेगी, रेलवे में आने जाने का टिकट फ्री मिलेगा, आपके पास टेलीफोन से लेके जब तक तुम जिंदा रहोगे सुविधाएं मिलेगी। ये सुविधाएं हैं नेताओं को, ठीक है, इन 800 लोगों को, ठीक है। अब आदमी कहता है 800 कितनी सुविधा, तो भाई जरा ये भी तो समझो, 142 करोड़ में 800 लोग हैं, सरकार इनका तो ख्याल रख ही लेगी आपके पैसे से, तो ये है। अगला आपके पास देख लो, अंतिम, राष्ट्रपति अपने, यही है, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी को मार दे, किसी की इज्जत लूट ले, किसी का दुपट्टा लेके भाग जाए, ठीक है, राष्ट्रपति कछु भी कर ले, ठीक है, गोली मार दे, धमकी दे दे, तुम्हारे पैसे चुरा ले, तुम्हारी जमीन हड़पा ले, तुम्हारी भैंसिया चुरा ले, तुम्हारी बकरियां ले जाए, राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी केस नहीं होगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो बीच बंदूक चला के चौराहे पे धा कर दे, ठीक है, 50 आदमी मर जाए, राष्ट्रपति को पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। कब तक? जब तक वो पद पे है। अब ये मत समझ जाना अरे बाप रे इतनी बड़ी पावर, ठीक है, जब तक पद पे है, जैसे ही पद से खत्म तो प्रधानमंत्री छोड़ो, कांस्टेबल आएगा, जूता निकालेगा, दे तमाचा चालू हो जाएंगे राष्ट्रपति साहब को। क्यों? जब पद छोड़ेगा, अब तुम राष्ट्रपति नहीं हो, अब तुम आम जनता हो, और आम जनता तो तुमने जितना ये क्राइम किया है ना वो तुम्हें सजा मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। आगे बढ़िए, आर्टिकल 60 क्वेश्चन, शपथ कौन देता है? तो सीधा बता देना, शपथ आपके शपथ कौन देता है? तो बता देना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब बच्चों के मन में सवाल आ जाता है मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन दिलाएगा? तो परेशान मत हो, मुख्य न्यायाधीश के बाद 10 पैनल होती है,
पैनल मतलब 10 तालिकाएं होती हैं, 10 लोगों के नाम लिखे रहते हैं। कक्षा प्रमुख नहीं रहेगा तो कक्षा प्रमुख रहेगा, और कक्षा प्रमुख अनुपस्थित है तो अनुशासन प्रमुख रहेगा, अनुशासन प्रमुख तो पाठ सामग्री प्रमुख स्कूल में होता है, वैसे ही है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, किसी कारण शपथ नहीं दिला पा रहा राष्ट्रपति जी को, तो न्यायाधीश दिलाएगा जो बड़े क्रम में, वो भी नहीं है तो अगला न्यायाधीश दिलाएंगे। अब आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश तो होते हैं टोटल? 34 की 35, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 33 1 34 33 1 प्लस 1 34। अब 30 34 जो आपके पास न्यायाधीश है वो सब तो मर नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई तो शपथ दिला ही देगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है केवल मुख्य न्यायाधीश। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि राष्ट्रपति शपथ काहे की लेता, ठीक है। राष्ट्रपति ना तो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है, एक बच्चे बहुत कम बच्चों को बताओ तो राष्ट्रपति शपथ काहे की लेता है? ना तो प्रधानमंत्री, ना तो वित्त मंत्री, ना तो मुख्यमंत्री, ना तो किसका, तो किस चीज की शपथ लेता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति शपथ लेता है देश के संविधान की रक्षा करने का प्लस लोकतंत्र को बचाव करने का, कि हमारे देश की जनता का लोकतंत्र बचा रहे, बस इसकी शपथ लेता और कोई काम नहीं है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाभियोग कैसे हटेगा? चलिए ध्यान दीजिए, सीधा आपके पास देखिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट है यहां पर, और ये अच्छे से समझिए तब तुम्हें भी ये समझ में आएगा कि राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर दे तो सजा क्यों नहीं होती है पद पर रहते हुए, ठीक है। पहले इसको समझिए, राष्ट्रपति को कब हटाएगी सोचेगी संसद। उसके पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता दूं, पृष्ठ का बता दूं। प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, तुम दंड से आंसर दे दोगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा की विधानसभा सदस्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य दिल्ली पांडिचेरी के। अगला क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन कौन शामिल होता है। मैं यही लिख दे रहा हूं, यही सब, चलो ठीक है, यही ध्यान देना आप लोग, ठीक है। कौन कौन शामिल होता है, नहीं सॉरी, कौन कौन हटाता है शामिल में, तो बस सीधे बोलना है जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो हमारी संसद के कुल सदस्य शामिल होते हैं। अब अगर आप संविधान की भाषा को सही से पढ़ो तो तुम्हारे उसी में सब छुपा होता है। यहां पर लिखा है संसद की कुल सदस्य, कुल मतलब टोटल, टोटल मतलब 800, और 800 मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत शामिल होते हैं, बस। अब ये मत बोलिएगा कि राष्ट्रपति को हटाने के समय हमारे विधायक नहीं जाते क्या, मनीषा जी वोट देने तो गए थे, तो बोलिएगा नो। राष्ट्रपति को हटाते समय केंद्र शासित प्रदेश नहीं जाती क्या, तो बोलिएगा नो। अब कल तो समझ लिया था बहुत अच्छे से कि ये मनोनीत क्यों नहीं वोट देते, भेदभाव ना हो। विधान परिषद क्यों नहीं देती, क्योंकि सभी राज्य में नहीं है। तो आज भी अपने दिमाग में ये बात लाओ कि ये मनोनीत निर्वाचित किए जाते हैं, तो फिर ये विधानसभा के लोग जिन्होंने उनको जिताया था और ये केंद्र शासित प्रदेश के लोग क्यों नहीं शामिल होते, ये भी तो हमें समझाओ। ये क्यों नहीं होते हैं कि रटने सीधा सीधा, रटना नहीं है, समझना है। अब दिमाग लगाना कहा ये शामिल होते हैं, सुनना एक लाइन। राष्ट्रपति मान लो कोई गलत काम करके आ गया अमेरिका या कहीं पर भी, ठीक है, या संविधान का नियम तोड़ दिया, ये सूचना पहले मनीषा जी के पास आएगी कि प्रधानमंत्री के पास आएगी, प्रधानमंत्री के पास। तो मैं ये कह सकता हूं ना, अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करेगा तो सबसे पहले सूचना पहुंचेगी संसद के पास, फिर संसद अगर सूचना को आगे बढ़ाएगी तो आएगी विधानसभा के पास। इसका मतलब मेन सूचना पहुंचेगी संसद के पास, तो इस बात का डिसीजन संसद ही लेगी कि उसको हटाना है या नहीं, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता है। बस समझ में आ गया, ठीक है। तो कोई पूछे हटाने में बड़ा सरल है, निर्वाचित में तो कठिन है, कौन कौन शामिल होगा, हटाना बिल्कुल सिंपल, कह देना हमारी संसद के दोनों कुल सदन के सदस्य, कुल मतलब
कुल निर्वाचन प्लस मनोनीत अलग करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, हटाया क्यों जाएगा, है ना? तो बोलिएगा हटाना दो बात पे होता है, या हमारा पहला नंबर सिर्फ दो चीजें, या तो हमारे राष्ट्रपति विदेशी प्रभाव पर आ जाए, या हमारे राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने लगे। मतलब हमारे राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन करने लगे, संविधान न माने। दोनों समझ लो। विदेशी प्रभाव, मान लो राष्ट्रपति अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, अब उनका पता नहीं कि उनकी बहुत अच्छी बोलने लगी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से। ऐसा हो जाता है भाई, अमेरिका गए, तुमने इंडिया की कोई बात लीक करने लगे, तुम चाइना बताने लगे कि इंडिया में तो सब ऐसे ही है, बीजेपी सरकार तो गिरने वाली है, सब ऐसा। देश की बात तुमने बाहर कैसे बताई? अगर ये बात लीक हो गई तो समझ लो तुम्हें हटा दिया जाएगा तुरंत। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये नहीं करता तो संविधान का उल्लंघन ना करे। अब ये ना करे कि राष्ट्रपति को बड़ा घमंड हो जाए कि मैं देश का प्रथम नागरिक, तो जिसको चाहो गोली मार दूं, ठीक है, गलत बात। ऐसा नहीं कि तुम कोचिंग पढ़ रहे तुम्हारी पेंसिल चुरा के भाग जाए, गलत बात, ठीक है, तुम्हारे कागज पेन फाड़ दे, नहीं भैया, तुम राष्ट्रपति हो, तुम इतनी छोटी हरकत ना करो कि तुम चोरी करने का, तुम किसी का बड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो राष्ट्रपति ऐसा भी कोई काम ना करे जो संविधान में गलत लिखा है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का नियम तोड़ा तो इंडिया में सबसे बड़ा संविधान ही है, इसलिए राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। दो ही कारण होते हैं। अब अगला हटेगा कैसे, ये शामिल होते हैं। अच्छा, प्रोसेस और बता दो, सब समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। अब भैया प्रोसेस ये होती है कि संसद हटाएगा, तो संसद में दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, यही हटाएंगे। अच्छा भाई साहब कौन हटाएगा, लोकसभा या राज्यसभा? पहला क्वेश्चन तो बोलिएगा जिसको भी राष्ट्रपति के ऊपर शक हो जाए, जिसको भी, चाहे लोकसभा हो जाए चाहे राष्ट्रपति राज्यसभा में, मान लो एक सांसद को बात पता चल गई कि राष्ट्रपति ने किसी का गलत किया, तो वो सांसद दूसरों को बताएगा जाकर। तो जो भी सदन को शक हो जाए कि ये हटाना चाहिए, तो अब राष्ट्रपति हटा रहे, मजाक नहीं कर रहे कि तुमने कह दिया अलग हो जाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। बेचारे का फार्म तब भरा था जब 50 लोगों ने समर्थन किया था और 50 ने साइन, कुल मिलाकर 100। राष्ट्रपति भी तब हटेगा जब कम से कम अच्छे खासे लोग कहेंगे, एक के कहने से नहीं। तो बोलिएगा जिस सदन में राष्ट्रपति हटाना हो उसको क्या करना पड़ेगा, 1/4 सदस्यों से साइन कराना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। कुल मिलाकर 25% लोगों को। सवाल व्यक्त करो, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250, लोकसभा में कितने होती है, 550। अब राज्यसभा को अगर शक हो गया तो राज्यसभा की 250 में से 25% पहले ये कहे हमें हटाना है इनको, पहले कहें फिर सोचेंगे, पहले कहो, ठीक है। तो आप पहली पॉइंट याद हो गई 25%। एक दो लॉजिक बड़ा कंफर्म याद रखना। पहला क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम प्रस्ताव कहां पर आता है हटाने का, तो बोलिएगा किसी भी सदन में। अगर वो राज्यसभा को शक हो गया तो तुम लेता हो 250 का 25%, 1/4, और तुम्हें शक हो गया तो तुम लेते आओ 550 का 1/4, ठीक है। तो बोलोगे किसी भी सदन में। अब क्या होता है, अब मैं उदाहरण के तौर पे ये मान लेता हूं कि राज्यसभा ने शक हो गई, राज्यसभा को लगा हटाना है। अब समझ लो प्रोसेस कैसे, ये मत कहना कि राज्यसभा से चालू होगा। मान लो लोकसभा को शक हो गई थी लोकसभा से, ठीक है, समझ लो। मान लो राज्यसभा को शक हो गई तो राज्यसभा ने 1/4 लोगों को साइन कराएगी, प्रस्ताव दे देगी हटाओ, राष्ट्रपति साहब को सही काम नहीं कर रहे, ओके। अब जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर, राज्यसभा साइन करेगी, उसकी 2 लेटर निकलेंगे, 2 फोटो कॉपी निकलेंगी तुरंत। एक फोटो कॉपी पहुंच जाएगी लोकसभा के पास और एक फोटो कॉपी पहुंच जाएगी राष्ट्रपति जी के पास। 2 लेटर निकलेंगे तुरंत ही कि राष्ट्रपति जी और एक लोकसभा के पास। राष्ट्रपति के पास ये लेटर पहुंचेगा, नोटिस कि 14 दिन का समय है, आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, राज्यसभा के द्वारा सफाई दे जाओ। और लोकसभा के पास ये नोटिस पहुंचेगा कि हमने राष्ट्रपति के ऊपर शक कर दिया है, अगर तुम्हें शक नहीं है तो तुम जांच करा लो। तो लोकसभा तुरंत जांच करवाएगी,
इसकी कि कहीं राष्ट्रपति ने कोई प्लाट हड़पा है तो ये कहीं सही तो नहीं है। अगर ये सही है तो ये जांच कराएगी। अब ये मत कहना लोकसभा ही जांच कराएगी। अगर लोकसभा ने प्रथम कार्य किया, इसमें भेजा इसको लेटर, हमें शक है, तो राज्यसभा जांच कराएगी। राज्यसभा ने भेजा तो ये जांच कराएगी, जांच जरूर होगी। और वही 14 दिन के अंदर पे तुम सफाई दे जाओ। राष्ट्रपति को मौका दिया है कि तुम सफाई दे जाओ कि ऐसा हुआ कि नहीं। राष्ट्रपति पहली बात तो सफाई देने नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा वो पद का आपकी व्यक्ति, उसकी पर तुमने अगर उंगली भी उठा दी, उसके लिए सम्मान वहीं रह गया कि इंडिया की राष्ट्रपति के पर तुमने उंगली कैसे उठा दी, तुम्हें नहीं आता। ठीक है, आपके पास अब होगी जांच, और जांच आपके पास हुई, जांच मान लो सही पाई गई। अब गलत की तो बात ही नहीं करूंगा, अगर गलत पाएगी तो कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। मुझे सही बताना है तभी तो महाभियोग समझेंगे। राष्ट्रपति मान लो सही पाई गई तो राज्यसभा कहेगी जांच तो सही है, अब क्या करें, तो राज्यसभा कहेगी, सॉरी लोकसभा कहेगी जांच तो सही है, तो राज्यसभा कहेगी पास कर दो। फिर तो इसने कहा पास कर दो, तो ये लोकसभा अपने टोटल बहुमत का 66.5%, 2/3 बहुमत से पास कर देगी, और राज्यसभा भी अपने टोटल बहुमत का 2/3 से पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति उस दिन से राष्ट्रपति नहीं होगा, आम आदमी बन जाएगा। और जिस चीज के लिए वो फंसा था, जिस चीज के लिए, उसको सजा मिलेगी अब, क्योंकि अब तुम राष्ट्रपति नहीं हो। लेकिन इंडिया के संविधान में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, या फिर मैं ये कह लूं संयोग इतना अच्छा रहा अपने देश का, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा इलीगल काम नहीं किया। आपके देश में जितने राष्ट्रपति आए बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति आए हैं। प्रणब मुखर्जी को ले लो, चाहे आजाद जी को ले लो, चाहे आपके द्रौपदी मुर्मू को ले लो, चाहे आपके पास किसी को, राजेंद्र प्रसाद को ले लो, किसी को भी, कोई भी तुम ऐसा नहीं कह सकते ये बेकार आदमी आया था। ठीक है, आपके पास तो इंडिया में किसी के पर महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन आपको महाभियोग समझ आ गया। अब एक पॉइंट और ध्यान देना, इस महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये बात समझिए, ये अभी तुमको यहां काम आएगी जब राष्ट्रपति क्राइम करने के बाद सजा क्यों नहीं होती। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्वेश्चन अगर बहुत अच्छे से पूछ ले तुमसे कि महाभियोग की प्रक्रिया वास्तव में किसके ऊपर लाई जाती है, तुम्हें केवल एक ही आंसर देना है, राष्ट्रपति के ऊपर। क्वेश्चन अगर ये पूछे महाभियोग प्रक्रिया जैसी किसके ऊपर लाई जाती है, तो बोलना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वगैरह वगैरह सभी आयोग के मेन अध्यक्ष के ऊपर। अगर मैं तुमसे कुल मिलाकर एक बात समझो अच्छे से, महाभियोग प्रक्रिया केवल, फिर सुनिए ध्यान से, केवल और केवल पूरे देश में महाभियोग प्रक्रिया एक ही व्यक्ति पर लाई जाती है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। अब आपको हमने किताबों में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति महाभियोग जैसे हटा देते हैं, इनको गलत, उस किताब में सही से पढ़िएगा। उस किताब में यह लिखा रहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, महाभियोग से नहीं। अंतर क्या होता है, अंतर बता दूं मैं तुम्हें, भ्रम ना हो जाए। जैसी लोकसभा राज्यसभा ने साइन किया कि माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने काम सही नहीं किया, साइन, हटो, राज्यसभा ने किया, साइन। अब किसी चीज इंडिया में तब लागू होगा जब उसमें राष्ट्रपति साइन करेगा, लेकिन जैसे तुमने साइन किया, राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति रह ही नहीं गया, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आधी न्याय पूरी नहीं हो पाई, अगर पूरी हो जाती जब राष्ट्रपति साइन करता। अब राष्ट्रपति कैसे साइन कर देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही नहीं है। राष्ट्रपति ये कहेगा क्या, हाँ मैंने ये गलत काम किया अब मैं साइन करता हूं, नहीं कहेगा। तो राष्ट्रपति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया में महाभियोग जैसी क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर लोकसभा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये गलत काम किया, साइन। राज्यसभा ने किया, गलत काम किया, साइन। अभी का मुख्य न्यायाधीश जब तक कौन साइन ना कर देगा राष्ट्रपति, इसको क्या कहेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और महाभियोग जिसमें केवल राष्ट्रपति साइन नहीं कर पाता। नोट डाउन कर लीजिए इसको। राष्ट्रपति की आपके पास पावर, पहले मैं सभी शक्तियां लिख देता हूं, फिर आप उसको देखते चलेंगे, है ना। चलिए देखो,
पहली शक्ति होती आपके पास कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति की। दूसरी शक्ति और इनकी होती है, इस शक्ति को कहा जाता है आपके पास विधायी शक्ति। और तीसरी शक्ति राष्ट्रपति की होती है, बात नहीं बिल्कुल, इस शक्ति को कहते हैं आपके पास वित्तीय शक्ति। चौथी शक्ति होती है, इसको कहते हैं न्यायिक शक्ति, न्यायपालिका वाली। पांचवी शक्ति इनकी होती है, इसको कहते हैं कूटनीतिक शक्ति। ओके। छठवीं शक्ति जो इनकी होती है, ये होती है सैन्य शक्ति। और छठवीं के बाद सातवीं शक्ति जो होती है, ये होती है आपातकाल की शक्ति। ठीक है। और एक शक्ति इनकी और होती है, वो बता देते हैं, पहले इनको ध्यान दे लीजिए। हेडिंग नहीं पढ़ना, हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आते, इनसे कभी नहीं आते, इनके अंदर वाली बातों से पावर है भाई। अब डीएम की बात नहीं कर रहे, ना पीएम की बात कर रहे, ना सीएम की बात कर रहे, राष्ट्रपति है तो पावर कितनी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इनको नहीं पढ़ना, इनके अंतर्गत देखते हैं। पहले आ जाओ, बस 3-3 4-4 पॉइंट है, उनको तेजी से सुनते जाना, निकलते जाना। ठीक है, कहीं से भी कहीं से भी प्रश्न आपके पास आता है। पहला आ जाओ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी के तौर शब्दों को डिफाइन करो, कार्य करने वाली शक्ति। ठीक है, चलो आ जाइए। कल तो पहला पॉइंट, इंडिया में ध्यान से बेटा, इंडिया में जितने भी काम होंगे, जितने भी भारत सरकार करेगी, जितने भी काम, वो सब कामों पर हस्ताक्षर एवं नियुक्ति एवं शपथ केवल एक ही व्यक्ति दिलवाएगा, जिसका नाम क्या होगा? राष्ट्रपति। बात आई समझ में? चाहे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, चाहे प्रैक्टिकल उदाहरण समझ लो, डीएम की नियुक्ति होती है तो देखते हो ना अखबार में, डीएम साहब को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। जितनी यूपीएससी इस बार बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उनकी एडमिट का उसमें जो रिजल्ट निकला, जो उसमें वो एडमिट साइन यही करेंगे, और जब साइन करेंगे तो नियुक्ति मिल गई, और नियुक्ति मिल गई तो बस शपथ भी राष्ट्रपति जी ही दिलवाएंगे, प्रधानमंत्री की, सबकी। एक लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अगला काम देखो इनका, देश में जितना भी काम होगा, जो वो केवल इनके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर। सबरा काम कहीं प्रधानमंत्री लिख देगा मैं माननीय नरेंद्र दास मोदी, न गलत, मैं राष्ट्रपति भारत सरकार, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ओनली, राष्ट्रपति, इनके नाम पर काम होगा। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। कल मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेन पावर किसके पास होती है? पीएम के पास। लेकिन सबरे काम किसके नाम पे हो जाते हैं? इसके। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति लड़का फंस जाता है। अरे मेरे भैया, तुम ये सब रटो ही ना, तुम तो ये रट लो, जिन जिन की नियुक्ति पूछे इंडियन गवर्नमेंट में, जिन जिन की साइन पूछे, जिन जिन की शपथ पूछे, यही तो प्रधानमंत्री कौन से खेत की मूली है। तो आपके पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्लस प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे, इसको रक्षा मंत्री बना दो, इसको विदेश मंत्री बना दो, इसको ये बना दो, तो राष्ट्रपति उसको बनाते चला जाएगा, और बनाते चला जाएगा तो बोलना अन्य मंत्री की नियुक्ति भी कौन करती है? राष्ट्रपति। कैसे करती है? प्रसाद पर्यंत। इस शब्द को अच्छे समझ लो, प्रसाद पर्यंत। अब ऐसे समझना प्रसाद पर्यंत क्या होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, बीजेपी से सीट मिली है माननीय भदौरिया जी को, सपा से सीट मिली है दानिश खान जी को अध्यक्ष पद में। अब हर पार्षद ये चाहता है कि मेरे मोहल्ले का बीजेपी की सीट मिल जाए, सपा से मिल जाए। तो मान लीजिए कि मनीषा जी ने या भदौरिया जी ने किसी को फोन कर दिया ऊपर हमीरपुर कि भैया ये पठानपुरा से इनको बीजेपी की सीट दे दो नगर पार्षद की। तो अगर उनको वो, सुनना मेरी बात, उनको वो सीट मिल गई तो ये उसके कहने पे मिली भदौरिया जी के,
तो उनके कहने पर जो तुम्हें सीट मिली इसको कहते हैं प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आप गए मंदिर, सिंपल भाषा में हनुमान बप्पा की खूब पूजा करी, अब तुमने 1 घंटा जबरदस्त पूजा करी, अब तुम ये सोचोगे ना हनुमान बप्पा मुझे आशीर्वाद दे, तो हनुमान बप्पा तो हम आशीर्वाद दे नहीं देंगे ना कि मूर्ति है सोच के तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। उसके स्थान में पंडित जी बैठे होंगे, पंडित जी तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ फेर देंगे, मतलब और तिलक लगा देंगे, तुम खुश हो जाओगे। तो तुमने क्या बोलोगे, महाराज जी ने प्रसाद दे दिया। तो इसको बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। तो ये शब्द बहुत आता है कि राष्ट्रपति किसको प्रसाद पर्यंत नौकरी देता है, नियुक्ति देता है, तो बोलना मंत्रियों को। किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। और काम देखो, और क्या करेगा, एससी एवं एसटी के आयोग बनाएगा। राष्ट्रपति अपने नजर में रखेगा, भैया अम्बेडकर साहब कह रहे थे मैं रहूं या ना रहूं, मेरे इनका ख्याल रखना, गरीब वर्ग का, जिनका विचारों को शोषण न हो पाए। राष्ट्रपति मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री किसी पे, तुम पे भरोसा है, तुम ख्याल रखना। तो तुम अंदर पे अपना आयोग बनाना। तो ये जो एससी और एसटी आयोग होता है वो राष्ट्रपति के अंदर पे काम करता है। ठीक है, ये सब काम है राष्ट्रपति की। अगला, अगर 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, यूपी एमपी बिहार राजस्थान, तो उनके बीच में निपटारा करवाना एक समिति बना के, इतना मोस्ट नहीं है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आइए विधायी शक्ति पे। विधायी मतलब विधि, विधि मतलब आपके पास कानून, कानून में कितनी पावर होती है राष्ट्रपति की, देख लीजिए। पहला पॉइंट, आपके एरिया में किसी का भी चुनाव होना है तो इस बार सीट एससी रहेगी या एसटी रहेगी या ओबीसी रहेगी या जनरल रहेगी, इस बात का डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति कि एससी और एसटी की सीट कब आएगी। आप कहते हो ना कि यार इस बार अध्यक्ष की सीट ओबीसी आ गई, ठीक है यार अगली बार अब लगता है एससी आएगी, सब डिसाइड करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। अगला काम, प्रिंसिपल है पूरे देश के, संसद के, तो प्रिंसिपल का ये काम होता है कौन सा क्लास टीचर आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से ये प्रिंसिपल है संसद के, और संसद में 2 कक्षाएं होती हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कहीं पद रिक्त तो नहीं है। राज्यसभा का सभापति या उपसभापति का पद आपके पास रिक्त तो नहीं है। यदि पद रिक्त है तो उस पद को भरने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। फिर सुन लो एक बार, लोकसभा, प्रश्न है दोनों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की खाली सीट को भरने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति, और सभापति और उपसभापति की सीट का भरने का काम कौन करेगा, राज्यसभा के, तो भी आपका कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहां पर 2 शब्द में अंतर देना, यहां पर शब्द रिक्त लिखा है, तुम लोग कभी भी इसको अनुपस्थित न समझ लिया करो, दोनों में गलती होती है। अनुपस्थित पूछे तो राष्ट्रपति न लगा देना, काम तब होता है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, अब उस क्लास में आज एक बच्चा नहीं आया, तो ये कह दोगे क्या कि इस क्लास में 9 बच्चे हो गए, नहीं, आप बोलोगे एक बच्चा अनुपस्थित है। एक क्लास में 12 सीटें हैं, 11 सीटें हैं, एडमिशन 10 ही हुए, तो आप ये बोलोगे एक सीट अनुपस्थित नहीं है, रिक्त है। रिक्त मतलब बिल्कुल खाली, अनुपस्थित मतलब किसी कारण से आज नहीं है। ठीक है, जब रिक्त होगा तो ये नियुक्ति करेंगे। ओके, चलिए अगला, आपके स्कूल में, संसद में कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो बोलिए राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का काम कौन करेंगे, तो आंसर देना कौन, राष्ट्रपति की। भैया राष्ट्रपति के दायित्व है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये नेता बना, तो भैया देश में तो नेता बार थोड़ी ना है, क्रिकेटर भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, संगीतक भी है, तमाम चीजें हैं, शिक्षा विभाग है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक शिक्षा का अच्छा आदमी,
एक इकोनॉमी का अच्छा आदमी, एक संसदीय का अच्छा आदमी, एक खेल का, एक मनोरंजन का, एक कहीं का। इससे हमारे देश को यह पता चलता रहेगा माननीय राष्ट्रपति जी को कि क्रिकेट में कैसा नियम बनाना है, संसद में मनोरंजन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना आगे पहुंचाना है। इन सब के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, इंटरटेन, मनोरंजन, इन सब से। तो बोलिए राज्यसभा में 12 लोगों का चुनाव कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए इनको वोट नहीं देने दिया जाता है क्योंकि तुमने चुना तो ये वोट तो इनको देंगे, इसलिए नहीं। बस अंतिम पॉइंट देख लो, विधायी शक्ति में कभी कभार क्या हो जाता है कि अपने देश में कोरोना काल की बीमारी आ गई, संसद नहीं चल पा रही और संसद में कानून बनाना बहुत जरूरी है और संसद नहीं चल पा रही है। या फिर सेकंड उदाहरण ले लो, राहुल गांधी जी को सजा हो गई तो कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस कह रही हम संसद नहीं आएंगे, जाओ बना लो कानून, देखते हैं कैसे बनाते हैं कानून, जब तुम लोकसभा राज्यसभा से पास ही नहीं करा पाओगे। तब की स्थिति में आपका राष्ट्रपति संसद की दोनों बैठकों को, दोनों सदन को एक साथ बुला लेगा और उसको बोलेंगे संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक में कोई नियम पास कर देगा और इस नियम को आपके पास बोलते हैं अध्यादेश, और अध्यादेश के तहत पे वह नियम आपके 6 सप्ताह तक या कितने दिनों के अंदर तक आपके पास हो जाना चाहिए। तो आंसर देना 42 दिन। अब मैं इस 42 दिन को इसलिए नहीं खोल रहा हूं क्योंकि ये संसद में बहुत अच्छे समझा देंगे। आपके पास 7×42, इसको अगर ये कह दी 6 सप्ताह तो भी ये और 42 दिन तो भी, अभी न खुलवाओ वरना ये अपने में टॉपिक है संयुक्त बैठक। चलिए आपके पास ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे ये। वित्तीय शक्ति में आ जाइए, रुपये वाले में देख लो राष्ट्रपति की कितनी पावर रहती है? पहली पावर। देश में जितना भी धन प्रधानमंत्री मोदी जी निकालेंगे राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। इसको कहा जाएगा कौन सा विधेयक? धन विधेयक। ठीक है, ये अब ऐसे समझो, अपने आपके पास अपने घर के पिताजी हैं, ये वही तो है देश के पिता, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो आपके पास अब मान लीजिए आपको कल के दिन कोई लंबा खर्चा करना है बड़ा, ठीक है, इमरजेंसी में कुछ भी, पिता के पिता हो जाएगा क्या? आपने कहा बाइक लेना है तो पिताजी से पूछना पड़ेगा। किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो भी खर्चा करना है देश का, एक बार राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेंगे और राष्ट्रपति जी हाँ कहेंगे तब ना। पिताजी ने कह दिया हाँ जाओ बेटा खरीद लो, तो उसको कहते हैं धन विधेयक। ठीक है, तो और मैं एक बात फिर आपको बता दूं, ये धन विधेयक अन विधेयक ये मत समझिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अभी मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं, ये संसद का टॉपिक है। धन विधेयक विधेयक 110, 117, 112 किस आर्टिकल में? बाद में, अभी सिर्फ सुनते चलो। तो धन विधेयक को पास करने का काम ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब संसद पढ़ाएंगे तो बोलूंगा कि राष्ट्रपति धन विधेयक को कौन पास करता? राष्ट्रपति। फिर वहां इतना नहीं समझाऊंगा, अभी सब यहां समझ लो। तो धन विधेयक को पास करने का काम ये करेंगे। अगला, आपके देश में बजट लाने का काम, तो बोलिएगा जो देश का बजट आता है फरवरी मार्च में, पूरा बजट पेश करने का काम किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इतना तो फुर्सत है नहीं कि वो बजट बताते फिरे, तो राष्ट्रपति अपना आदमी भेज देता है। तो राष्ट्रपति की तरफ से जो आदमी जाता है उस आदमी को क्या कहा जाता है? वित्त मंत्री। तो वित्त बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। बजट पेश किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट आ जाइए, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि आपके पास क्या है? ध्यान से समझिए। देखो, आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए, ध्यान लगाना, कोटा गए, पिताजी को बता दिया 5,000 का रूम का किराया है और 3,000 रुपए पर महीने, हमें 15,000 कोचिंग की फीस है, हमें 3,000 भेजते जाना। सुनना बहुत ध्यान से। आप पिताजी ने ठीक है 5,000 रूम का किराया, 3,000 पर महीना कोचिंग का, कर देंगे जमा, 5 3 8 और 2,000 हमारा खर्चा सब्जी वब्जी लेने का। पापा ने कहा ओके, आपका सब बढ़िया चलता रहा, 10,000 का महीना आता रहा। 2 महीने बाद आप सड़क पर जा रहे थे कोचिंग पढ़ने, किसी कारण से आपका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया और आपकी 1,000 रुपए की दवाएं लग गई।
तो अब पिताजी से तो आप बोलोगे ना कि पापा इमरजेंसी पड़ गई, 10,000 तो वो भेज ही देना, 1,000 रुपए थोड़ा हमारी चोट आ गई थी तो दवाई ववाई लेना पड़ गई, तो पिताजी उसको भी भेजेंगे, तो इस महीने आपका खर्च आएगा 11,000। तो इसी प्रकार से आपके देश में बजट आ चुका है कि सड़क में कितना खर्च होगा, कोचिंग में कितना, मैं आपकी भाषा बता रहा हूं, कोचिंग में कितना खर्च होगा, रूम में सब्जी लेने का कितना खर्च होगा, इसमें कितना खर्च होगा, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना मंत्री, खर्च कितना होगा। लेकिन मान लो कभी देश में कहीं पर पुल टूट गया, कहीं पर केरल तरफ बीमारी आ गई, मान लो कोरोना काल आ गया, तो फिर राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि हम मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं भैया आपको पैसे देना पड़ेगा। तो जो पैसा अचानक निकालोगे उसको कहा जाएगा आकस्मिक निधि। चौथा आपके पास आता है अंतिम काम वित्त आयोग। अब वित्त आयोग, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आपके पास वित्त आयोग, ध्यान दीजिए। अब पिताजी तो आपके ऊपर बिल्कुल शक नहीं करेंगे, सही बात है, क्यों करें, आप उनके बेटे हो, लेकिन राष्ट्रपति को तो इस बात की शक होगा ना कि इसने जो पैसा लिया कहीं ऐसा तो नहीं 5,000 करोड़ हमसे निकलवा लिया और लगाया हो 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ बीजेपी के खाते में चले गए हो, नो। तो वित्त आयोग बनाएगा आर्टिकल 280 के तहत, और वित्त आयोग में प्रत्येक 5 वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी, कितना गया कितना आया, ठीक है, वित्तीय। अब आ जाओ न्यायपालिका, कोर्ट में कितनी धमक है राष्ट्रपति की, समझ लीजिए कितनी धमक है। 3 पॉइंट, पहला पॉइंट आपके पास, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इसको यहां कर दे रहा हूं, राष्ट्रपति पहला पॉइंट, मैं यहां पर 2 पॉइंट बहुत अच्छे से लिखता हूं, उसको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस आपके पास न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल आपके पास न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके पास कौन करेंगे, तो आंसर देना है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। अब सुनना, मन में एक बात आती है कि जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों तक का आपके पास शपथ, उनका वेतन वेतन इन सब का देखता है, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश का भी देखता है, इलाहाबाद का, तो मुख्य न्यायाधीश के क्यों नहीं देखता, जब सबको ले लिया। तो आप याद रखें, राष्ट्रपति अपना पावर है देश में, तो देश का मुखिया मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, राज्य सरकार भाग 6, ठीक है। तो राज्यपाल का भी तो कुछ एक आध 2 काम बचे रहने दो, तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। और यहां आपको आज सुनने में सरल लगता है, जब एग्जाम में यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सो दिक्कत हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये तो तुम बता जाओगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कौन करता है, तुम्हें लगेगा जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल पूरा इंटरफेयर करता है तो यहां पर भी करता होगा, गलत हो जाओगे, यहां पर है राष्ट्रपति। अगला, देश में कोई समस्या आ जाए जो वर्तमान में चल रही है, समलैंगिकता कानून, सुप्रीम कोर्ट कह रही है समलैंगिकता पास करो, और संसद कह रही है हम होने ना देंगे ये, ठीक है। कितना सही कितना गलत वो आपकी बातें हैं, ठीक है। अब ये बन गया मान लो बड़ा मुद्दा, अभी बड़ा है ये, अब राष्ट्रपति परेशान हो जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने शपथ ली है संविधान बचाने की, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट है संविधान का रक्षक। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको बुलावा भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, आइए और हमें जरा समझाइए सरकार क्या चाह रही है और तुम क्या चाह रहे हो। तो पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का काम राष्ट्रपति किस आर्टिकल में करेंगे, तो बोल लेना 143। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोई सलाह दे दी, तो राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानेगा या नहीं, तो बोलना राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसको रटना नहीं है, आप मुझे बताओ, ठीक है। जैसे ऐसे समझना कि आपने अपने पिताजी को कोई सलाह दी, तो क्या, अच्छा आप खुद ईमानदारी से बताओ, पिताजी आपकी सलाह मानने के लिए क्या बाध्य है, उनकी मर्जी होगी तो आपकी बात सुन लेंगे वरना नहीं। अब सुनना, प्रश्न बदल रहा हूं, आपके पिताजी को पिताजी के पिताजी ने सलाह दी, दादा ने, तो अब आपके पिताजी सलाह मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है, बाध्य है, क्योंकि पिता के पिता बड़े हैं। अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है कि राष्ट्रपति बड़े हैं, राष्ट्रपति,
तो राष्ट्रपति, अरे मेरे भैया सुप्रीम कोर्ट आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति सलाह देगा तो उसकी मर्जी है, मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा खुद उसको कोई दिक्कत नहीं, मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा याद रखना। बोलना सुप्रीम कोर्ट से सलाह कौन ले सकता? राष्ट्रपति, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला अंतिम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दे दी, आतंकवादी को जाओ तुमने ये 7 हमारे सैनिकों को मार दिया, तब मृत्युदंड, जाओ फांसी। राष्ट्रपति सभी की सभी सजाओं को आर्टिकल 72 के तहत माफ कर सकता है। इतनी पावर, जिसको चाहे कितना भी घिनौना अपराध किया हो तुमने, कितना भी बिल्कुल बेकार, जनता थूक रही हो तुम्हारे ऊपर, लेकिन राष्ट्रपति अगर कह दे इसको सजा नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं हमने सजा दे दी, राष्ट्रपति के कोई बात नहीं, कागज लाओ सजा का, राष्ट्रपति साइन करेंगे, सजा माफ हो जाएगी। आर्टिकल 72। आ जाइए कूटनीतिक शक्ति, ध्यान दीजिए। आपके देश में अमेरिका के वो आते हैं, ईरान के वित्त मंत्री कहीं कोई ना कोई आते ही रहता, अपने के आदमी भी बाहर जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री इतना फ्री नहीं है, प्रधानमंत्री को देश चलाना है, योजना बनाना है, आपके पास चुनाव होते हैं नगर निगम के, मुख्यमंत्री के, सरकार बचाना है, फोन लगा रहे थे प्रधानमंत्री कहां से कितनी सीटें का कैसा, वो नहीं फ्री। ठीक है, आपके घर में कोई मान लीजिए माता जी है, पिताजी दिन भर कमाते हैं पैसा, तो आपके घर में कल मामा जी आ गए तो मामा जी का स्वागत करने का काम माता का है कि आप उनका स्वागत करें। जब तक पिता नहीं आ रहे, पिता आ गए, हाँ भैया काम करके आ गए, बैठिए भैया। इसी प्रकार पूरा देश का काम संभाल रहे प्रधानमंत्री, उनके पास टाइम नहीं है कि आप स्वागत करें, कोई आ गया तो भैया चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए। 350 कमरा बनवा दिए पहले से राष्ट्रपति के बगल में, वहीं जाओ तो सीधे सीधे जितने भी मेन गेस्ट होते हैं उनको स्वागत करने का काम, उनसे चुपड़ी चुपड़ी बातें करने का काम, ठीक है, उनको चाय पिलाने का काम, उनको अपनी गाड़ी में पूरा इंडिया घुमाने का काम तुम करोगे। कौन करोगे? राष्ट्रपति तुम करो सर। कूटनीतिक कहते हैं इसको। अगला आगे आ जाइए, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। किस किसका? जल का, थल का और आपके पास किसका? वायु का। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन कहलाता है? तो आंसर देना राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को कह दे कि गोली चलाओ तो गोली नहीं चलेगी। भाई साहब सेनापति में है भैया नाम का सेनापति, भूल गए का पढ़ते पढ़ते? आर्टिकल 53 नाम का, काम का कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कितना चिल्लाते रहे गोली चलाओ, कौन सेना कुछ नहीं चलाएगी, ऐसे खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री एक बार आंख मारेगा, धनाधन गोली चलना चालू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यकारी शक्ति, पावर, ठीक है, तो तुम नाम के सेनापति हो। आगे आ जाइए, आपातकालीन शक्ति। देश में कोई समस्या आ जाए तो 3 आपातकाल होते हैं जो कि हम भाग 18 पढ़ लेंगे, नाम अभी सुन लीजिए। पहला आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपातकाल आपके पास होता है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352, 356, 360 भाग आपके पास कौन सा? 18 की 20, 18, ठीक है, भाग 18। बस, तो तीनों आपातकाल का नेतृत्व कौन करता है? ये। अब रुकिए हो बेटा, अब इतना जल्दबाजी ना दिखाओ, ठीक है? तुम्हें लग रहा होगा समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हो गया, ठीक है? अगला देख लो, तुम्हारे अंडर में भी राष्ट्रपति कितना। अगली पावर आती है शैक्षिक। तुम इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, किसी भी, बुंदेलखंड, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, दिल्ली, आपके पास JNU, जिससे पढ़ना हो। इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी होती है जिसको कहते हैं आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी होती है जिसको कहते हैं आपके पास राज्य की यूनिवर्सिटी, केंद्रीय और राज्य की। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? आप वर्तमान में अधिकांश लोग झांसी, ठीक है, रानी वेशवाला। तो आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है? केंद्रीय नहीं है, सेंट्रल नहीं है, स्टेटिकल है। तो आप अपनी मार्कशीट देखना, जो आपकी डिग्री आती है बाद में,
उस डिग्री में दोनों होते हैं, एक होता है आपके पास कुलपति और एक होता है आपके पास कुलाधिपति। ठीक है, ओके। कुलाधिपति और कुलपति, इंग्लिश याद रहती है इसकी थोड़ी सी। कुलाधिपति को बोलते हैं चांसलर, ये नाम सुना होगा, और इनको बोलते हैं आपके पास वीसी, वाइस चांसलर। ठीक है, अब सुनो, अपनी डिग्री देखना अगर ग्रेजुएशन पूरा हो गया हो, जब आपकी डिग्री में साइन होके आएगा तो आपकी डिग्री में साइन होगा चांसलर का, राज्यपाल का, और राज्यपाल अगर नहीं है तो वहां पर साइन होगा आपके पास कुलपति का, वाइस चांसलर का, जो तुम्हारे यूनिवर्सिटी का हेड होगा। ठीक है, अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, मान लीजिए आप इलाहाबाद में पढ़ रहे, बनारस से पढ़ी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मेन मालिक होता है, मतलब चांसलर, वो होते हैं आपके कौन, राष्ट्रपति साहब। अब राष्ट्रपति हर बच्चे की डिग्री में तो साइन करती नहीं रहेगा, यही वक्त बेचारे को काम नहीं है, देख रहे हो ना काम, 2 घंटा हो गया राष्ट्रपति समाप्ति नहीं हो रहा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कितना काम में रहता होगा, तो राष्ट्रपति सबकी में तो साइन करेगा नहीं। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों की मार्कशीट मंगवानी और बैठ के साइन करने को, तो इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी है, वो नहीं करेगा, तो अपने अंडर पे कुलपति को रख देगा, ये करते हैं साइन वाइस चांसलर। अब अपनी डिग्री में कभी देखना, इनके साइन होते हैं वीसी के, लिखा होता है ब्लू मार्कर से वीसी, और मॉल बनी होती है, इनका साइन आपके पास होता है। लेकिन तुम हो होनहार व्यक्ति, तुमने मान लो बीएनबी टॉप कर दिया, बीएनबी टॉप कर दिया, अब कुलपति साइन नहीं देगा तुम्हें, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट करके पहुंचाया जाएगा यूपी सरकार को। यूपी सरकार कौन पहुंचाएगी, आपकी यूपी के राज्यपाल को, कि झांसी यूनिवर्सिटी के इस बच्चे ने टॉप मार दिया, तो राज्यपाल आपको प्रोत्साहित करेगा और बुलाएगा, फिर वो तुम्हारी डिग्री देगा ये। लेकिन तुम अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ते हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप मार दी, तो तुम्हें कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिए, जीता जागता उदाहरण देख लो। 2 दिन पहले इंटर का मार्कशीट आई है, तो आपके महोबा के शुभ छात्रा ने यूपी टॉप मार दिया। अब ये उसके 5 या 10 दिन रुको, अखबार में तुम्हें सूचना मिल जाएगी कि योगी सरकार उनको बुलाएंगी और इनाम देगी। पिछली बार भी योगी सरकार ने ये किया था, जो पिछला बार बच्चा टॉप किया था 1 लाख रुपए और 1 लैपटॉप दिया था, जिसने यूपी टॉप मारा था यूपी बोर्ड में। इस बार देखना मौला तो उस बच्चे को बुलाया जाएगा, बाहर देना पड़ता था, चरखारी का रहने वाला है। ठीक है, ये चीज ऐसे होता है सम्मान, लिख लीजिए।